यस, गुड इवनिंग। सबका स्वागत है आपके अपने इस चैनल में। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बायजूस एग्जाम प्रेप, जहां पे अब नेक्स्ट 1 आवर हम सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे। और आज एक इंपॉर्टेंट सेशन है, नॉट बिकॉज ऑल सेशंस आर इंपॉर्टेंट, बट यहाँ पे आज एक कुछ अलग चीज होने वाली है। वो है क्या? कुछ ताजा खबर किसी को आई, किसी ने पेपर में पढ़ा रिगार्डिंग एचडीआई। मैं लास्ट मोमेंट में भी अभी भी चेक कर रहा था कि यूजीसी एनटीए की साइट में कुछ अगर हलचल हो, राइट, बट कुछ भी हलचल नहीं है, वैसा का वैसा ही है। एक बार भी वेबसाइट हैंग नहीं हुआ, एक बार भी वेबसाइट रुका नहीं, वैसा का वैसे ही स्मूथली रीलोड हो गया। आई डोंट नो। सो क्योंकि आज शनिवार है और कंसिडरिंग लास्ट फ्यू अटेम्प्ट्स या कुछ ऐसे हलचल जो कि लास्ट कुछ एक साल से, या मैं कह सकता हूं कि पेंडेमिक टाइम से जब से शुरुआत हुआ तब से यूजीसी नेट या एनटीए की साइट जो है वो बहुत ज्यादा सक्रिय हो गई है। इट हैज बीन मोर एक्टिव पर्टिकुलरली ऑन सैटरडेज, आई डोंट नो। सो सोचा कि आज सैटरडे है, सोचा कि लाइव आने से पहले 2 मिनट 1 मिनट मैं थोड़ा सा लेट भी हो जाऊं, लेकिन अगर कहीं अगर खबर मिल जाए तो मैं स्टूडेंट्स को बोल पाऊं। लेकिन अभी भी कोई ऐसा खबर नहीं है। सो और एक चीज और मैं सबके साथ बोलूंगा, सबके साथ मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, प्लीज इसको भी बहुत ध्यान से याद रखिएगा। राइट, मैंने बीच मेरे ये खुद मेरा आप बीती है, मेरे साथ खुद एक्सपीरियंस हुआ है, तो दिस इज फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, राइट। और जिनके साथ भी ऐसा हुआ है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। नॉर्मली जिन्होंने भी फॉर्म भरा है यूजीसी नेट का, तो वो अपने गूगल क्रोम में, राइट, गूगल क्रोम में वो ये लिखते रहते हैं कि यूजीसी एनटीए एडमिट कार्ड वगैरह वगैरह, तो इस तरीके के वो सब चेक करते हैं। दिस इज द हिस्ट्री। सो आपके गूगल, आपके ब्राउजर हिस्ट्री में ये हिस्ट्री होता है। और जिसकी वजह से क्या होता है, विश्वास कीजिए, ऐसे बेहुदा भद्दे वेबसाइट्स भी हैं। आई एम रियली वेरी सॉरी टू यूज दोज वर्ड्स, बट मेरे पास कोई और इससे अच्छा एडजेक्टिव नहीं था ऑन एयर इसके बारे में बात करने के लिए, जहां पे उसको रीड करना भी बकवास है। दैट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम, दैट्स अ डेड वेट लॉस। और बहुत ज्यादा, आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चलता कि ये ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है या क्या है। तो कई बार तो ऐसे ऐसे चीजें लिखी होती हैं कि यूजीसी नेट ऑनलाइन डॉट कॉम, ऐसे भी साइट्स हैं, बहुत सारे साइट्स हैं जहां पे सिमिलैरिटी ढूंढना बहुत मुश्किल है। कृपया याद रखिएगा, एनपीसी यूजीसी एनटीए यूजीसी नेट का ही ऑफिशियल वेबसाइट चेक कीजिएगा। एंड अपना ज्यादातर दिमाग इसमें मत लगाइए कि कब आएगा कब नहीं आएगा। जब आएगा तो आना होगा, आ जाएगा। उनका काम ही है वो, आपका काम मेरा काम नहीं है। हमने फॉर्म भर दिया है, हमने फीस भर दिया है, हमारे पास अब सिर्फ एक काम है, वो है पढ़ाई करना। तो प्लीज डोंट गेट इनटू दिस। और इसका फायदा क्या होता है, ऐसे वेबसाइट्स, ऐसे चीजें जो गूगल जी उनको इंफॉर्मेशन जो भी है तो उनके पास जाती है, और ये हमारे लिए एक वेस्टेज है। क्योंकि हर बार विश्वास कीजिए, जब आप अपने गूगल क्रोम में देख रहे हैं या फिर ब्राउजर हिस्ट्री में देख रहे हैं या फिर गूगल खोला और देखा वहां पे, तो ये आपके पास हमेशा आता रहता है कि एडमिट कार्ड रिलीज हो गया, एडमिट कार्ड, और यहां तक भी लिख देते हैं एडमिट कार्ड रिलीज हो गया। तो पहले तो एक एटलीस्ट मीडिया शेम नाम की कोई चीज होती थी, जहां पे वो एक क्वेश्चन मार्क डाल देते थे, एडमिट यूजी एनटीए यूजीसी नेट एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है, क्वेश्चन मार्क। एटलीस्ट इसका मतलब ये है कि हाँ अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन आज की डेट में वो भी नहीं है, तो क्या है, क्वेश्चन मार्क भी हट गया, हो गया, रिलीज कर दिया। प्लीज डोंट फॉल इनटू ट्रैप ऑफ दिस। इस ये सारे के सारे मजाक है, स्टूडेंट्स की सीरियसनेस को नहीं समझते हैं, लेट इट बी, राइट। अलग अलग लोग और इनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो जब होगा तब अपने आप डेफिनेटली आप सभी के पास इंफॉर्मेशन आ जाता है, राइट। प्लीज रिमेंबर दिस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज, आज के लिए एचडीआई के बारे में बात करते हैं। तो यस, आज बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले, एक दिन में तो नहीं हो पाएगा इतना, एक वीडियो बहुत हैवी हो जाएगा। तो सबसे पहले एक छोटा सा चीज है एचडीआई और एचडीआर। ये स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। एचडीआर का मतलब है रिपोर्ट, तो ये है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, और ये है एचडीआई। अब ये समझने के लिए ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप मान के चलिए, आपने फर्स्ट ईयर का एग्जाम लिखा, राइट, फर्स्ट ईयर का एग्जाम आपने लिखा, और उसके बाद सेकेंड ईयर में आपका इसका रिजल्ट आया, सेकेंड ईयर में रिजल्ट आया, राइट। अब सेकेंड ईयर में जब रिजल्ट आता है,
साल चेंज हो गया है, राइट। सो मान के चलिए आपने यहाँ पे 2020 में आप फर्स्ट ईयर में थे, 2021 में 2020 के एंड में आपने पेपर दिया और 2021 में आपका रिजल्ट आया। तो जो रिजल्ट आया वो 2021 में तो आया, लेकिन वो किसका है? 2020 का है। यही चीज याद रखिएगा, एचडीआर रिपोर्ट जो है वो आती है 1 साल के बाद। सो ये है, मान के चलिए जैसे 2021 का जो रिपोर्ट आया उसमें 2020 की रेटिंग होती है। सो ये इसका मतलब क्या है? एचडीआई, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसकी रैंकिंग किस साल होगी? वो है पिछले साल, बिकॉज एचडीआई इज अटेनेबल पोजीशन, अटेनेबल इंडेक्स। अटेनेबल का मतलब क्या है? कितना एक देश ने अचीव किया है, राइट। जैसे एजुकेशन इंडेक्स क्या हुआ, कितना अचीव किया है, तो 2019 से लेकर 2020 तक कितना अचीव किया है वो 2021 में पब्लिश कर रहे हैं। मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझना। 2019 से लेके 2020 के बीच में इंडिया ने कितना एजुकेशन में कवर किया, या कितना एजुकेशन ऊपर गया, लिटरेसी ऊपर गई या नीचे गई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी बढ़ी या घटी, मीन स्कूलिंग वगैरह वगैरह, राइट। सो ये जो भी अचीव किया, अटेन किया, वो हमें पता चलता है 2021 में, राइट। ये पता समझ में आ गया। तो रिपोर्ट जो है वो हमेशा 1 साल पहले चलेगी और रिपोर्ट में डेटा होगा पिछले साल का। तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बिकॉज अगर आप पढ़ेंगे इसको तो हर जगह पे प्रॉब्लम मिलेगी आपको। नंबर 2 पॉइंट, अगर आप देखें, ये मेरे पेड बैच में मैंने स्टूडेंट्स को ऑलरेडी बता के रखा था, आई थॉट ऑफ टेकिंग इट, और ये जुलाई 28 जुलाई 2022 में मैंने ही अपडेट कर दिया था। ये आया था 28 जुलाई को, मैंने 29 या 30 को कर दिया था, स्टूडेंट को बोल दिया था कि 8 सितंबर को ये रिलीज होगा, 8 की जगह ये 9 सितंबर को रिलीज हुआ। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज, ये वेबसाइट है इनकी, यूएनडीपी की ही वेबसाइट है, वहीं से मैं ये आपको स्क्रीनशॉट दे रहा हूं। तो ये पॉइंट अब एक है, और अब इसके आगे आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि 17 का क्या था, 18 का क्या था, सब कुछ हो जाएगा। तो थोड़ा सा बैठिए, टाइपिंग में ज्यादा मत दिमाग लगाइए, हाथ से लिखिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं। सो ये उन्होंने पहले ही अपडेट कर दिया था कि भाई 21-22 का जो है वो हम 8 सितंबर को डालेंगे, तो उन्होंने 9 सितंबर को डाल दिया। अब एक एक करके रैंक्स चलते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं रैंक्स। 2017 इंडिया की रैंक थी 130, 2018 इंडिया की रैंक थी 129। इसके आगे चलते हैं, 2019 में 131, 2020 में कोई रिलीज नहीं हुआ डेटा, राइट। और ये जब मैंने यहां पे लिखा है तो ये मेरे रेफरेंस ईयर है, राइट, रेफरेंस ईयर है। तो इसको समझने के लिए अगर आप पीछे मैं थोड़ा सा एक बार इसको पीछे लेके आता हूं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, तो ये मतलब हुआ, ये रैंकिंग है 2017 में, एचडीआर रिपोर्ट जो थी 2018 थी। ये रैंकिंग है 2018 की, एचडीआर रिपोर्ट जो थी वो है 2019। ये रैंकिंग है 2019 में, एचडीआर रिपोर्ट जो थी ये थी 2020। यहां पे 20 में कोई रिलीज नहीं हुआ। अब जो ये हुआ, दिस इज एचडीआर रिपोर्ट 2021-22, राइट। ये है पॉइंट। सो 130, 129, 131, 132। इसके आगे और चलते हैं। अगर फिर भी मेरी बात का विश्वास ना हो तो ये है 2017 का एचडीआई वैल्यू, जो एचडीआर रिपोर्ट 2018 में पब्लिश हुई थी, राइट, 0.640। बाकी आप यहां पे देख सकते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेड स्कूलिंग, मीन ईयर, ये 4 पैरामीटर होते हैं, ये दोनों मिला के एजुकेशन इंडेक्स बन जाता है, लिटरेसी रेट, और ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हेल्थ, लॉन्जिटिविटी, और ये है पर कैपिटा इनकम, ये बताता है, राइट। सो ये है 2017 की वैल्यू, 2018 की वैल्यू। तो यहां पे एचडीआर आप लिख सकते हैं, 2019 में ये रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। आगे चलते हैं, मेरा थोड़ा सा स्लो चलेगा क्योंकि बहुत सारी हैवी चीजें हैं इसके अंदर। ये है 2019 की वैल्यू, राइट, ये आया था एचडीआर 2020 में। और जस्ट गिव मी अ सेकंड, फिर आया एचडीआर ये वाला 2020 का, और यहां पे आप देख सकते हैं 0.642, ये 21 का है। और ये फाइनली अभी का आया जो ये है एचडीआर 2022 का। तो 2022 में 21, 21 में 20, 20 में 19, 19 में 18 और 18 का 17, राइट। तो इस बार का अगर आप इसको ध्यान से याद रखेंगे, सो द पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू से,
अगर आप 17 से लेके इंडिया की एचडीआई वैल्यू पे ध्यान दीजिए थोड़ा, तो 0.640, 0.642, 0.645, 0.642, और अभी का जो था, थोड़ा सा स्लो चल रहा है यहां पे मेरे पास, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, अभी का जो है वो है 6.33। सो ये वैल्यूज है 17 की, 18 की, 19 की, 20 की और 21 की। सो ओवरऑल हम देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, ये बढ़ रहा था, लेकिन 20 और 21 में घट गया। सो ये है 0.03 से घटा वैल्यू, इंडेक्स जो है वो इंडेक्स गिर गया, और यहाँ पे ये 0.9 से माइनस हो गया, राइट, मतलब गिर गया है और लॉस हुआ है वैल्यू। ओके, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारे देश में जो है 67.2 है, ओरिजिनली 70 था, तो 70 से भी ये कम हो गया है, तो आप यहां पे भी देख सकते हैं। सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम हुआ, राइट, ओरिजिनली 70 था। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग 11.9 था, 11.9 ही रहा। ये 6.7 था, ये 6.7 ही रहा, तो इनमें कोई चेंज नहीं, नो चेंज, नो चेंज। ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा यहां पे बढ़ गया। सो अगर कोई अच्छी चीज यहां पे बात करी जा रही है, तो दैट इज ओनली द ग्रॉस नेशनल इनकम, जीएनआई पर कैपिटा, ये बड़ा है। तो यहां पे था $6,107, राइट, और यहां पे है दिस इज 6,590। सो ये इससे पहले 2019 में और ज्यादा था, दिस वाज 2019 में दिस वाज 6,681, राइट। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। क्लियर हो गया सभी को? ओके, नेक्स्ट अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा यहां से, जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहां पे भी एक्चुअली ये थोड़ी सी हैवी पीपीटीज होती हैं, तो इसको लेके मैं अगर यूट्यूब में आऊंगा तो यूट्यूब वैसे ही बहुत ज्यादा हैंग हो जाएगा, तो इसलिए आप देख पा रहे हैं कि मेरा थोड़ा सा इसमें हैंग का प्रॉब्लम चल रहा है। एनीवे ये भी आप वही देख सकते हैं, 18, 2017, ये देखो 2017 का जो रिपोर्ट था, इंडिया की जो रैंक थी 2017 में, जिसका नाम था एचडीआर 2018, यहां पे न्यू दिल्ली 14 सितंबर 2018, ये है रिपोर्ट, एचडीआर रिपोर्ट 2018 जो आई थी, सितंबर 14 सितंबर 2018 में आई थी, और इसमें रेफरेंस पीरियड जो था दैट वाज 2017। तो आशा करता हूं ये समझ में आ गया। ये बिल्कुल यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे वाला हालत है, राइट। सो अगर जैसे अभी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो अभी का जो यूनियन बजट है वो है 2022-23, और इकोनॉमिक सर्वे जो आया है वो है 2021-22 का, ये पॉइंट याद रखना। तो यूनियन बजट जो है वो आगे की बात है, इकोनॉमिक सर्वे जो है वो पीछे की बात है, तो ये दोनों एक साल का गैप लेके चलते हैं। वैसे ही एचडीआर एक साल आगे चलता है, क्योंकि वो उस साल में रिपोर्ट पब्लिश हो रही है, और जिस साल की बात कर रहे हैं वो एक साल के बाद आएगा, राइट, एक साल के बाद करते हैं उसको, राइट। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद आते हैं थीम्स। तो ये ध्यान रखिएगा इस बार की थीम्स क्या थी, लास्ट 2 साल की थीम्स याद कर लीजिएगा। ये है 2020 का, बहुत इंपॉर्टेंट है 2020 का, बिकॉज अभी जो 21 का आया है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, और इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि यूएनडीपी ने 2 साल का एक साथ डाला है। आप कोई भी रिपोर्ट देख सकते हैं, उसमें एक ईयर होता था, जैसे एचडीआर 2020, एचडीआर 2019, एचडीआर 2018, एचडीआर 2017। पहली बार ऐसा हुआ है कि रिपोर्ट ऑफ 2020-21 स्लैश करके लिखा हुआ है, राइट। एनीवे, तो दिस इज वन थिंग दैट आई कैन सी। सेकंड पॉइंट इज कि अगर 2020 की थीम के बारे में बात करें, तो थीम हमारा है द नेक्स्ट फ्रंटियर, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड एंथ्रोपोसेंस, राइट, एंथ्रोपोसेंस एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये थीम है, ये याद रखिएगा। ये तो अभी आने वाले टाइम के लिए, अगर स्टूडेंट देखना चाहते हैं तो प्लीज को देख लीजिएगा, आने वाले टाइम के लिए है, अनसर्टेन टाइम्स, अनसेटल्ड लाइव्स, शेपिंग आवर फ्यूचर इन अ ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड। तो ये है थीम। इस थीम के अंतर्गत ओवरव्यू जो भी है ह्यूमन डेवलपमेंट का, और क्या कम है, क्या कमी हुई है, किस वजह से हुई है, कहां पे रैंकिंग कम हुआ है, ओवरऑल एचडीआर कहां कम हो चुका है पूरे वर्ल्ड का, ये सारी चीजें इसके ऊपर होता है। तो पहला ओवरव्यू चैप्टर इस थीम का इसके ऊपर होता है।
सो ये याद हो गया, प्लीज राइट इट डाउन। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 का, जिसका रेफरेंस ईयर था 2019 का, उसमें जो आया था वो था ह्यूमन डेवलपमेंट एंड एंथ्रोपोसेन। और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो 2021-22 की, जो कि अभी 21 के लिए आई थी, वो आई है 9 सितंबर को। वो है अनसर्टेन टाइम्स, अनसर्टेन लाइव्स, शेपिंग आवर फ्यूचर इन अ ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड। राइट, अभी भी आप देख सकते हैं जैसे कि ये जो 2020 का है, ये रिपोर्ट कब आई है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020, जिसका थीम है द नेक्स्ट फ्रंटियर, ये पोस्टेड हुआ है दिसंबर 15 2020 में। जाहिर सी बात है, तो ये 2020 की है, रिसर्च करने में टाइम लगेगा, ये है 2019 का डेटा। राइट, आई एम ट्राइंग टू गिव यू द बेस्ट पार्ट की सब कुछ समझ में आ जाए। अब आते हैं फाइनली, और ये आपका इस बार का है, जहां पे आपके पास 21-22 का, ये देखो। राइट, यहां पे कुछ एक चीज आपको भी समझना पड़ेगा कि शायद कहीं पे पूरी रिपोर्ट में इसके बारे में नहीं लिखा हुआ कि ये 2 साल का है या 1 साल का है, कहीं पे नहीं लिखा हुआ। देर इज अ ह्यूज इनकंसिस्टेंसी। अगर आप देखें रिपोर्ट में, रिपोर्ट के ऊपर जो पब्लिश हुआ है वो है 2021/2022। कभी भी हम इस तरीके से नहीं लिखते हैं, अगर लिखते भी हैं तो हम लोग लिखते हैं 2021 और 22। राइट, लेकिन वेबसाइट में, यूएनडीपी की वेबसाइट में जब हम जाते हैं तो वहां पे इंफॉर्मेशन इस तरीके से लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये होगा अप्रैल 21 से लेके मार्च 22 तक, लेकिन इसका मतलब है 2 साल का एक साथ। तो यहां पे थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, आई डोंट नो व्हाट टू से। लेकिन ये शायद टाइपिंग हो सकता है। अगर टाइपिंग है तो कहीं पे लिखा नहीं है इसके बारे में कि ये 2 साल का है या 1 साल का है। आई एम वेरी मच नॉट वेरी क्लियर अबाउट दिस। राइट, और ये पोस्ट हुआ है 2022 का। तो मेरा पॉइंट पहले 5 मिनट, अभी लास्ट के 5 मिनट में वही था। एचडीआर रिपोर्ट 1 साल के पहले बाद आती है, और रिपोर्ट में जो रेफरेंस ईयर होता है वो पिछले साल का होता है। तो टी एंड T-1। नाउ कमिंग बैक टू द ओरिजिनल रैंक्स। तो इस बार सबसे पहला ऐसा हुआ, बहुत कम समय, लास्ट 3 साल से ऐसा नहीं हो रहा था। नॉर्वे वॉज द फर्स्ट वन, बट अब हो गया है स्विट्जरलैंड। सबसे पहली बात, ये नॉर्वे मैंने हमेशा देखा है, नॉर्वे हमेशा कहीं ना कहीं फर्स्ट रैंक में आता है। तो स्विट्जरलैंड हैज मेड अ वेरी फैंटास्टिक अटेम्प्ट, और रैंक 1 है। तो ये एक यूनिक है, जो कि लास्ट 5 साल में शायद, जितना मुझे सही से याद है, 5 साल में तो नहीं हुआ था, लेकिन अब ये ऐसा हो गया है। राइट, सो यहाँ पे 1 2 3 4 5, पहले 5 मैंने दे रखे हैं। मुझे लगता है कि पहले 5 होना बहुत जरूरी है। और इंडिया के आसपास की नेबरिंग कंट्री, तो ये सारा का सारा जो है वो नेबरिंग कंट्री है। राइट, यूनाइटेड स्टेट इसलिए दिया है बिकॉज हम लोग सोचते हैं जैसे इंडिया में कुछ पूछे तो कनाडा सबसे अच्छा है, और अगर पूरे वर्ल्ड में पूछे तो यूनाइटेड स्टेट सबसे अच्छा है। इसलिए मैंने ये हाईलाइट करने के लिए कि यूनाइटेड स्टेट्स का भी रैंक जो है वो 21 नंबर में है, तो ये पॉइंट डालने के लिए मैंने ये सोच से ये डाला है यहाँ पे। बाकी अगर हम इंडिया के नेबरिंग कंट्री के बारे में बात करें तो श्रीलंका सबसे अच्छा पोजीशन में है एशिया में। तो श्रीलंका 73, चाइना 79, भूटान 127, बांग्लादेश ऑल्सो इंडिया से आगे है 129, और इंडिया के पास, इंडिया 132, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, इंडिया, नेपाल एंड पाकिस्तान। राइट, सो ये हालत है। ये एचडीआर रिपोर्ट 2021/22, मैं बुक को फॉलो कर रहा हूँ, जैसे रिपोर्ट को फॉलो कर रहा हूँ, और ये ईयर है एचडीआई ऑफ 2021, और 21 की है। तो यहां से चेंज जो हुआ 20 का, उसका भी इन्होंने बता दिया है। राइट, और 20 में जब आया होगा तो 19 का होगा। तो आप थोड़ा समझ सकते हैं कि यहाँ पे कहां पे कुछ एक प्रॉब्लम चल रही थी। चेंज फ्रॉम 2020 का रिपोर्ट 2021 का साथ ये मैच कर रहा है। एनीवे, सो दिस इज व्हाट द एंटायर थिंग। ये याद रखिएगा, कितना कम हुआ ये याद रखना, एंटायर नेबरिंग कंट्री का याद रखना। तो अभी गिवन पीरियड ऑफ टाइम में जितना मैं पढ़ पाया हूं, मैं ये लेके आ पाया हूं आपके पास। आई होप दैट अगेन आई से सोमू, ये आप आज से मत देखिए। श्रीलंका में जो क्राइसिस आया है वो अभी 3-4 महीने पहले आया है। ये 2021 का है, 2021 मतलब चला गया उस टाइम का है ये। तो प्लीज डोंट से कि इस हिसाब से तो बांग्लादेश में भी क्राइसिस है, अभी चल रहा है बांग्लादेश में। लास्ट 2 महीने में 50%, 52% इंक्रीज हो गया है प्राइसेस पेट्रोल के वहां पे। तो एनीवे, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक। ये सारा का सारा 2021 का रेफरेंस पीरियड है, प्लीज याद रखिएगा इस चीज को। यस, सो व्हाट डू से, क्या सही पॉइंट पे मैंने टैकल किया, सही पॉइंट पे मैंने हैमर किया? सभी को लगता था, सभी को कंफ्यूजन था एचडीआर और एचडीआई में।
सभी सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से मेरी बातें सुन रहे हैं। हाँ, ऐसा कुछ है क्या? मुझे लगता नहीं है, शायद कुछ ज्यादा खास आप लोगों को एडिशन हुआ। सर ये सब पता था हमें, आपने तो कुछ ज्यादा कुछ खास बताया नहीं। हाँ, पाकिस्तान तो ऑब्वियसली 161 में है, नहीं ज्यादा हलचल नहीं दिख रहा मेरे को। ओके, इकोहॉलिक्स, रिधिमा, शिवानी, मनोरंजन, नैन्सी, ओके फाइन। इसके आगे और भी लेके आऊंगा, सो पर्टिकुलरली अबाउट आई एच डी आई प्लानिटरी, इसका एक नया इंडेक्स है, प्लानिटरी फोर्सेस का इंडेक्स का एक है। GDI, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, राइट, इसमें एक और भी है, प्लानिटरी वाला एक है, मैं पढ़ रहा था उसको, लेकिन बड़ा है थोड़ा सा, अभी तक 44 पेज ही पढ़ पाया हूं, तो जितना है उतना मैं लेके आया, और लेट्स सी कुछ और टाइम के बाद ये लेके आऊंगा, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, यहां पे एक छोटा सा चीज और था, ये चार का इंडेक्सिंग याद करना, तो इसके हिसाब से इंडिया जो है वो अभी मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट में है, राइट। ऑब्वियसली ये आई डोंट नो कि कभी इंडिया वेरी हाई में था कि नहीं था, लेकिन इट इज अराउंड 55 से लेके 0.69 के बीच में अगर एचडीआई की वैल्यू रहती है तो वो हो जाता है मीडियम। ना इसको याद करने का मेरा एक अपना तरीका है, आपको अगर पसंद आए तो जरूर ले लीजिएगा, अपना लीजिएगा। 55% मास्टर्स में चाहिए होता है, उसके बिना यूजीसी नेट में नहीं बैठ सकते, तो यही मैंने सोच के रखा है कि अगर 55% है, 0.55 है तो लो ह्यूमन डेवलपमेंट है। 55 से लेके अगर 70 के बीच में आती है तो आप कह सकते हो कि आपका मीडियम लेवल में है, आपको डिस्टिंक्शन नहीं मिलेगा। और अगर 70 से लेके 80 के बीच में है तो आपको ओ मिलेगा या ए मिलेगा, और 80 प्लस मिलेंगे तो आपको ओ मिलेगा। तो मैंने इस तरीके से याद करके रखा है, 55 टू 70, 70 55 से लेके 70, और उसके बाद 70 से लेके 70 80, और 80 से अबव, राइट। सो एज पर दिस इंडिया इज इनटू मीडियम ह्यूमन। तो अगर आप सिर्फ यहां पे चाइना और श्रीलंका, राइट, आई थिंक चाइना एंड श्रीलंका, हमारे नेबरिंग में चाइना एंड श्रीलंका, ये दोनों जो है ये आ जाते हैं आपके हाई ह्यूमन डेवलपमेंट में, ये है हाई में है, और ये सारे के सारे जो है ये आपके मीडियम में आ गया, और ये वाला जो है, राइट, ये आ गया लो ह्यूमन डेवलपमेंट में, राइट। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, 554 है, तो ये इससे नीचे रहा तो लो ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया। अच्छा, एक चीज और मुझे बोलनी थी बिफोर आई गेट स्टार्ट विद दिस पेपर टू दिसंबर 2006 का। एक पॉइंट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, मैं ढूंढ रहा था लेकिन मुझे मिला नहीं, आप लोग प्लीज मेरी थोड़ी हेल्प कीजिएगा। लास्ट रिपोर्ट के हिसाब से, ह्यूमन डेवलपमेंट के लास्ट रिपोर्ट के हिसाब से 189 कंट्रीज का रैंकिंग किया गया था, इस बार इट इज 191। ये दो देश कौन से हैं इसके बारे में मैं ढूंढ रहा था, मुझे कहीं नहीं मिला, किसी भी न्यूज में रिपोर्ट में भी इसके बारे में बात नहीं किया, अभी तक मैं आगे नहीं गया। सो आई हैव जस्ट फिनिश्ड 44 पेजेस, और तुरंत से भी जल्दी मैं इसको लेके आने की कोशिश कर रहा था, वो किया मैंने, बट इसके आगे का मुझे पता नहीं है। ये दो कंट्रीज कौन सी हैं ये मुझे पता नहीं चली, अगर आपको पता चले तो जरूर कमेंट में जरूर बताइएगा मुझे, राइट। इज दैट सो? किसी को पता है इसके बारे में कि इस बार 189 नॉर्मली होता था, अगर आप कभी भी रिपोर्ट आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो आपको 189 ही मिलेगा ह्यूमन डेवलपमेंट का, लेकिन इस साल इट इज 191। तो अगर आप देखें, आप कोई भी एक न्यूज आर्टिकल देख लीजिएगा, उसमें आपको एक सेकंड रुको मैं दिखा देता हूं। ये देखो यहां पे इट इज 189, राइट, लेकिन इस बार ये 191 हुआ है। तो एक बार आप लोग चेक करके मुझे बताना, क्योंकि मैं तो ढूंढ रहा हूं, अगर मुझे मिल जाए तो मैं लेके आ जाऊंगा, आपको मिल जाए तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा। डू सर्च दैट, राइट, डू सर्च दैट। मेरी क्लास की टाइमिंग शांति मेरे स्लाइड में पहले ही लिखा हुआ है, तो आप कोई भी मेरी स्लाइड देख लीजिए, उसमें सबसे पहले ही स्लाइड जो है उसी में सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो मैं यूट्यूब पे मिलूंगा आपको सैटरडे एंड मंडे को 9 PM पे, और बायजूस एग्जाम प्रेप पे शनिवार को दिस अ फ्री सेशन 11 बजे। आज नहीं हो पाया, देयर वाज दो प्रॉब्लम थी, आज यूपी टीजीटी मुझे करना था, लेकिन दो प्रॉब्लम हो गया, एक
लाइट चली गई और लाइट बहुत टाइम के लिए चली गई, और दूसरा मैं भी नहीं बैठ पा रहा था, तो इट वाज लाइक सम काइंड ऑफ बैक एक, वो तंग कर रहा है बहुत। तो ये दो चीजें हो गया जिसकी वजह से मैं यूपीटीजीटी नहीं कर पाया आज, बट ये टेंशन मत लो, ये जरूर करूंगा, आने वाले टाइम में ही करेंगे इसको, ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट। एनीवे, चलिए अब हम चलते हैं आज का प्रमुख कारण जिसकी वजह से हम लोग मिले हैं यहाँ पे, एंड दैट इज एचडीआई तो हो गया, दिसंबर 2006। जल्दी से करते हैं, आज के क्वेश्चंस भी कुछ अलग है, रेडी रहिएगा अपने नोटपैड और पेन लेके, जो भी अच्छा क्वेश्चन मिले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको बचा के रखिएगा अपने लाइब्रेरी में। इफ टू कमोडिटीज आर गुड सब्स्टिट्यूट इन डिफरेंस कर्व विल बी, ये तो बहुत बार कर चुके हैं, गुड सब्स्टिट्यूट का मतलब है ये ऐसा होगा, राइट, और अगर कॉम्प्लीमेंट है तो ये ऐसा होगा। तो इफ दे आर गुड सब्स्टिट्यूट्स, गुड हो यानी कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं, तो दे विल बी अ स्ट्रेट लाइन, और तो कुछ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अप्रोच राइट एंगल, तो इसका होगा स्लोप अपवर्ड्स, तो होता नहीं है, स्लोप अपवर्ड तब होगा जब एक इंफीरियर दूसरा नॉर्मल गुड हो। अप्रोच स्ट्रेट लाइन ऐसा कुछ नहीं होता, अप्रोच स्ट्रेट लाइन दिस इज ऐसे, ये नहीं हो सकता, सो दिस इज द ए ऑप्शन दैट इज करेक्ट, राइट। ये थोड़ा सा हम बार बार कर चुके हैं, इसलिए इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन करने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं। द फर्म्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड इज यूज रिजर्व कैपेसिटी, तो ये जो है दिस इज एज पर मॉडर्न थ्योरी, दिस इज एज पर मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट, जहां पे सॉसर टाइप का कॉस्ट कर्व होता है, यानी कि कटोरी की शेप का ऐसा होता है, ये है आपका एस ए सी, और ये होगा एमसी, राइट। तो सॉसर शेप का होता है, कटोरी की शेप का होता है, नॉर्मली हमने जो पढ़ा है वो ऐसा पढ़ते हैं हम कि एस ए, ये एस एम सी हो गया, ये एस ए सी हो गया। तो ये क्यों होता है? इट इज टू बेसिकली ग्रेटर इंश्योर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन द ऑपरेशन, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी क्लास में बताया था, मैंने इसी सेशन में ही बताया था कि आज का जो एंटरप्रेन्योर है, उद्यमी है, वो बहुत ज्यादा चालाक है। अगर उसको लगता है कि 10,000 की डिमांड है मार्केट में, तो वो 10,000 के लिए मशीन नहीं खरीदेगा। वो आज जब मशीन के लिए पहली बार पैसा लगा रहा है, तो वो कोशिश करेगा कि 50,000 की मशीन ले, यानी कि ऐसी मशीन जिससे वो 50,000 का आउटपुट बना सके। वो कम बनाएगा, वो 50,000 नहीं करेगा, वो 10,000 ही करेगा। लेकिन जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, तो उसको दोबारा से मशीन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस फेज में वो पूरा का पूरा एक कांस्टेंट फेज रहा, राइट। ये पूरे के पूरे टाइम में एसएमसी और एसएसी दोनों इक्वल है, एमसी इज इक्वल टू एसी। और ये इसलिए किया जाता है, जब भी डिमांड होगी, सीजनल डिमांड हो गया, किसी ने शादी पार्टी के लिए बुला लिया तो ज्यादा सामान देना पड़ेगा, तो उसके लिए इट इज एंश्योर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन, राइट। दैट इज व्हाट द पॉइंट, इट शुड बी ए, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, इफ द फर्म आर बिहेविंग ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग। एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग का मतलब क्या है कि यहां पे जो प्राइसिंग है दैट विल बी इक्वल टू एसी कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, राइट। सो ऑर्डरली कोऑर्डिनेशन इज ऑफन अटेन्ड बाय, ये है प्राइस लीडरशिप। प्राइस लीडरशिप में क्या होता है कि जब बाकी जो लीडर है उसको फॉलो करने दो, उसको जो भी वो प्राइस लेके चल रहा है बाकी लेके चलो, भाई हम प्राइस इज इक्वल टू एसी लेके चलेंगे, बिकॉज वो लीडर है, वो चाहे तो थोड़ा सा ज्यादा भी प्राइस ले सकता है, उसको कोई कुछ नहीं बोलेगा, बिकॉज उसका गुडविल अच्छा है, वो सस्टेन कर सकता है। लेकिन हम सस्टेन नहीं कर सकते, हम अगर ज्यादा बेचने में लगे तो फिर लोग उसके पास जाएंगे, हमारे पास कोई आएगा नहीं। तो इसलिए सबसे बेस्ट पोजीशन क्या है, जो आपका कॉस्ट है उसी पे बेचो। बिकॉज यहां पे अगर हम लीडरशिप की बात करें, सो नॉर्मली क्या होता है, एक लीडर होगा, देयर विल बी वन लीडर जिसके पास सारी की सारी इकोनॉमीज होती है, लेकिन बाकी फॉलोअर्स बहुत सारे होते हैं। अब इन फॉलोअर्स के बीच में कंपटीशन होता है। तो अगर ये फॉलोअर क्या करता है कि मान लो लीडर जो है वो 150 रुपए का सामान बेच रहा है, तो ये बोलता है नहीं नहीं मैं 140 का बेचूंगा, और ये वाला F2 बोलेगा नहीं नहीं मैं 130 में बेचूंगा, F3 बोलेगा मैं 120 में बेचूंगा, F5 बोलेगा कि भाई मैं 100 रुपए में बेचूंगा, और इसकी लागत है, एवरेज कॉस्ट है 100 रुपए की। अब हो गया प्रॉब्लम। तो ये क्या होगा कि आपस में ही फॉलोअर आप एक दूसरे को कट थ्रॉट कंपटीशन शुरू हो जाएगा, आपस में ही लड़ाई शुरू हो जाएगी। इसलिए बाकी फॉलोअर्स जो हैं वो एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग को फॉलो करते हैं, दैट इज प्राइस इज इक्वल टू एसी, और ये जो है वो हाई प्राइस लीडरशिप में ही फॉलो हो सकता है, राइट। नेक्स्ट, फॉर अ गिवन इंडिविजुअल प्रेफरेंस विच आर रिफ्लेक्सिव,
रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है? ओके, यहाँ पे क्या है, एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। ट्रांजिटिव एंड कंप्लीट मेजॉरिटी रूल बेस्ड ऑन सोशल प्रेफरेंस आर, ये सारे हैं। देखो ये क्वेश्चन जो है वो है एरोज इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम के ऊपर। एरोज इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम में 5 फीचर्स हैं, राइट? उन 5 फीचर्स में से एरो ने बोला है कि जब तक, मतलब ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है जहां पे हम पांचों फीचर्स को टिक करके, फुलफिल करके, उनको कंडीशंस को फुलफिल करके हम एक सोशल प्रेफरेंस बनाए जो कि पूरी सोसाइटी का प्रेफरेंस दिखाएगा। मैं अपने सेंटेंस को दोबारा बताता हूं। 5 कंडीशंस हैं एरोज इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम के हिसाब से, जो कि सारे के सारे अगर आप करेंगे, सारे के सारे अगर टिक मार्क करेंगे, सारे के सारे अगर फुलफिल कर लेंगे, तो इट इज नियरली इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपको एक सोशल वेलफेयर फंक्शन मिलेगा जो कि इन पांचों कंडीशन को पूरा करेगा और उसके बाद वो पूरी सोसाइटी का प्रेफरेंस एक जैसा दिखाएगा। इट इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए एरो कहते हैं कि इनमें से एक जो है वो अनफुलफिल रह जाएगा, एक जो है आप उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम बन गया। तो यहां से आप 4 मान लीजिए जो कि फुलफिल होगा ही होगा, राइट? तो यहां से कौन सा वाला है जो कि सोशल प्रेफरेंसेस में होगा? रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड कंप्लीट, ये सारे के सारे ही होंगे, इसमें से कुछ छूटेगा नहीं। नाउ रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है? रिफ्लेक्सिव का मतलब है कि हर गुड जो है वो अपने आप से, एटलीस्ट अपने आप से, तो अपने आप से, अपने आप के बराबर है, राइट? सपोज इफ आई, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव ऐसा होगा, आई लाइक कॉफी एज गुड एज कॉफी। मुझे कॉफी उतना ही पसंद है जितना मुझे कॉफी पसंद है, राइट? मुझे, आप कंपेयर नहीं कर रहे, आपको कॉफी एटलीस्ट उतना पसंद है जितना कॉफी पसंद है, तो आप एक चीज को उसी के जैसे चाहते हो, उसके नीचे नहीं जा रहे हो। दैट्स व्हाट द पॉइंट इज, राइट? सो ये एटलीस्ट है। ये आपको कॉफी इतना पसंद है कि कॉफी 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 से ही पसंद है, ये इसका एटलीस्ट का कॉम्प्लेक्ट पॉइंट आता है। ट्रांजिटिविटी का तो सिंपल है, इट इज सी, अगर बढ़िया सी पसंद है मुझे बी से और बी पसंद है मुझे ए से, तो यहां पे क्या होगा, सी एंड ए जो है वो सी ए से बड़ा है। कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब आई कैन कंपेयर टू थिंग्स, राइट? अगर मैं बोल सकता हूं जैसे वन एप्पल, वन बनाना और वन मैंगो एंड वन ऑरेंज, तो एज अ यूजर मुझे पता है कि एक एप्पल, एक बनाना से मुझे कितना यूटिलिटी मिलेगा, या मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और एक मैंगो और एक ऑरेंज से मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा। सो अगर मेरे पास ये बंडल है, इस बंडल से मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा और इस बंडल से मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ये कंप्लीट है। कंप्लीट का मतलब है आई कैन कंपेयर टू थिंग्स, राइट? टू बंडल्स। रिफ्लेक्सिव का मतलब है हर एक सामान एटलीस्ट उतना ही बढ़िया है जितना वो खुद है। ट्रांजिटिव का मतलब ये है। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, मेरे ख्याल से यहां पे जो इसका आंसर होना चाहिए, दैट इज एरोज इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम के हिसाब से आप पांचों चीजों को फुलफिल नहीं कर सकते। तो एरो कहते हैं कि अगर इनमें से किसी एक को ड्रॉप करना है, इनमें से किसी एक को ड्रॉप करना है, तो आपको ट्रांजिटिविटी को ड्रॉप करना पड़ेगा, राइट? बिकॉज मान के चलिए 3 लोग हैं, 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, ये मैंने शायद अभी एक्चुअली एक साथ ये पूरा टॉपिक बताना मुश्किल होगा, लेकिन जिन जिनको समझ में आता है, जिन्होंने ये पढ़ा हुआ है, तो उनके लिए ये थोड़ा सा हेल्प होगा कि 3 प्रॉब्लम कब आती है, 3 यूजर्स हैं, 3 लोग हैं सोसाइटी में और 3 प्रोडक्ट्स हैं, तब आएगी प्रॉब्लम, राइट? तो ट्रांजिटिविटी को हमें वहां पे छोड़ना पड़ेगा। जैसे ही 2 ने बोल दिया कि ये हो गया, तो आप ट्रांजिटिविटी को छोड़ दीजिए। सो मेरे ख्याल से जिसका आंसर होना चाहिए था 1 एंड 3 दोनों को मिला के ही हम चल सकते हैं। सो इट शुड बी बी, दैट शुड बी द आंसर। अगर छोड़ना ही पड़ेगा तो हम ट्रांजिटिव को छोड़ सकते हैं। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, राइट? यस, अगर आप चाहें तो इसको एक बार देख सकते हैं। दिस इज ऑल द सेम प्रेफरेंसेस, सेम चीजें जो हम इंडिफरेंस कर्व में भी पढ़ते हैं, तो वही चीज है इसका ऊपर। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। आई थिंक मच बेटर नाउ, राइट? यस, थोड़ा सा इसको सर्च करके देखिएगा। जिनको भी प्रॉब्लम लग रहा है, जिनको भी डाउट लग रहा है, प्लीज रेफर टू द नोट्स, या फिर
search more, the transitivity concept is to be dropped. Anyway, इसका आंसर यहाँ पे ए दे रखा होगा, that is incorrect. It should not be A, it should be B only. Those who don't agree, please put your comments in the logic, put your logic and rationals in the comment section, please. Next, if the demand curve assumes the shape of rectangular hyperbola, demand curve hyperbola, so it is a price elasticity is equal to 1, nothing to be complicated here, nothing is complicated, 0 nahi hoga, it is 1. So it is hyper elasticity, hyperbola, price elasticity is equal to 1. Okay, let the consumer consumption function is this, investment function this, then an increase in autonomous would be this. Okay, चलिए क्वेश्चन को करते हैं, आप लोग पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, read the question and then we'll move ahead. Read the question and then I will go ahead. I will solve the question. अगर चाहे तो आप क्वेश्चन के इक्वेशंस को अपने नोटबुक में उतार लीजिए. फाइन, चलिए क्वेश्चन में आपके पास जो है, आई थिंक, ओ आई डोंट हैव अ स्पेस है, नहीं है. ओके, चलिए यहीं पे करते हैं. सो हमें ये बोलना आई एस कर्व का. सो आई एस कर्व कैसे निकलेगा, y इज इक्वल टू सी प्लस आई. अब c कितना है, दैट इज 30 प्लस 0.80 प्लस 70 माइनस 2i, राइट, ये आ गया. अब सॉल्व करते हैं इसको. सो y माइनस 0.8y, 30 प्लस 70 माइनस 2i, 100 माइनस 2i, 2i is equal to 100 minus 0.2y, I is equal to 100 upon 2y. अच्छा, अब okay fine, let me do it. राइट, नॉर्मली स्टूडेंट्स इसका आंसर यहां तक निकालेंगे. इसके बाद क्या लिखा है कि देयर इज अ इंक्रीज इन द ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बाय 30, तो 30 का इंक्रीमेंट हो गया है. सो अब यहां पे हम क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा सेम रहेगा, लेकिन अब नया क्या होगा यहां पे, इट इज 2i इज इक्वल टू 100 प्लस 30 माइनस 0.2y. तो अब आगे करेंगे इसको हम, इट विल बी 130 अपॉन 2 माइनस 0.2y अपॉन 2, और ये आ गया 65, राइट. अच्छा, ये क्या है, दिस व्हाट इज दिस, 50. 50 is the vertical intercept, right? 50 is the vertical intercept and 60 is the vertical intercept. ये 30 ऐड करने के बाद, तो इसका मतलब है कि जो वर्टिकल इंटरसेप्ट है वो 50 से लेके 65 हो जाएगा, और आपका आंसर आएगा इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट बाय 15. सो अगर आईएस कर्व ऐसा है, राइट, पुराने वाला, तो नया वाला जो है वो 15 से शिफ्ट करेगा, राइट. बट यहां पे तो आंसर है ही नहीं. टू द राइट बाय 30, to the right, left by 150, right by 150, left by 130, left by 30. so यहां पे थोड़ा सा अकलमंदी यूज करनी पड़ेगी, थोड़ा सा हमें प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना पड़ेगा, एंड वो ये है, हमें लास्ट तक नहीं जाना, राइट, हमें ये नहीं करना, वी नीड नॉट टू सॉल्व इट. इसके पीछे का कारण मैं बताता हूं क्यों नहीं करेंगे, हमें इसको नहीं करना, क्योंकि अगर आप आईएस कर्व का इक्वेशन देखेंगे, सो आईएस कर्व के इक्वेशन में ये क्या है, ये है ए बार, ये क्या है, ये है बी, राइट, ये क्या है, दिस इज 1 माइनस सी, और ये क्या है, दिस इज बी. क्वेश्चन में क्या लिखा है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो ए बार में ऐड होगा, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में ए बार में ऐड होगा, तो ये 100 प्लस 30 होगा. सो यानी कि 30 से शिफ्ट होगा. आपने, हमने जो यहां पे किया है वो बी से डिवाइड करके फाइनल लेके आ रहे हैं, नहीं. सो यहां पे क्वेश्चन के हिसाब से अगर चलेंगे तो इट विल बी टू द राइट बाय 30. अगर यहां पे 115 का भी ऑप्शन है, अगर 15 का ऑप्शन है तो फिर हम कर सकते हैं. अगर यहां पे क्वेश्चन में लिखा होता नहीं भाई टू द राइट ऑफ राइट बाय 15, तो हम यहां पे इसको लगा सकते थे, लेकिन अभी ऑप्शन नहीं है हमारे पास. सो इसीलिए विल गो विथ ये थोड़ा कम सही है, राइट. गिवन द ऑप्शन, एक्चुअली में आंसर 50 से लेके 65 हो रहा था,
लेकिन अगर मैं इसके हिसाब से चलूं तो यहां पे 15 का ऑप्शन नहीं है मेरे पास, इसीलिए वी हैव डन दिस पार्ट फ्रॉम हियर। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये समझ में आ गया कि नहीं आया? वेटिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब इट इज सी। As per Milton Friedman, quantity theory of money deals with prices, income, supply of money. It deals with demand for money. क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो मिल्टन फ्रीडमैन का जो थ्योरी है, दैट इज बेसिकली डिमांड फॉर मनी का थ्योरी है। तो इट इज क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी अ रीस्टेटमेंट, राइट? रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, यानी कि वो डिमांड फॉर मनी है। इसी तरीके से लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी जो है वो किस चीज की है? केन्स की जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, ये किस चीज की थ्योरी है? किस चीज की थ्योरी है? इज इट डिमांड फॉर मनी? इज दिस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट? इंटरेस्ट रेट? और इज दिस थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन? और इज दिस थ्योरी ऑफ unemployment? So it is A. Answer this question: A, B, C, and D. लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी जिसमें मनी डिमांड के तीन चीजें होती हैं: स्पेकुलेटिव डिमांड, ट्रांजैक्शन डिमांड, ट्रांजैक्शन स्पेकुलेटिव। हाँ, अरे उसमें डिमांड बोलते हैं, डिमांड फॉर मनी। आप लोग थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट क्यों लिख रहे हो? अरे सब गलत लिख रहे हो। हाँ, सोचो सोचो, गलत तो नहीं हो रहा कहीं? उसमें आप तीन तरह की डिमांड फॉर मनी करते हो: स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, प्रिकॉशन डिमांड फॉर मनी, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी। अच्छा, नहीं नहीं चेंज करना, कुछ ऑप्शन चेंज नहीं करना, चलो ठीक है। मैं तो तुम्हारे दिमाग की तरह बात कर रहा हूं, बिकॉज पेपर में ऐसे ही दिमाग बोलेगा, दिल बोलेगा कुछ और, दिमाग कुछ और बोलेगा। यस, केन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी इज डिमांड, इट इज द थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट। इट इज नॉट डिमांड फॉर मनी। डिमांड फॉर मनी केन्स ने कैम्ब्रिज के साथ दिया था, केन्स ने कैम्ब्रिज के साथ दिया था, तो वो है डिमांड फॉर मनी। जहां पे रॉबर्टसन, मार्शल, केन्स, पीगू, इन से चारों लोगों ने बोला था वो डिमांड फॉर मनी है। थ्योरी ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस इज थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट, और क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी ऑफ मिल्टन फ्रीडमैन इज रिलेटेड विद द डिमांड फॉर मनी। ये पॉइंट याद रखना, ये बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट्स होते हैं कई कई बार, राइट? मेरे ट्रैप में नहीं फंसोगे? बहुत ही बढ़िया, फैंटास्टिक, गुड। चलो ओके, नेक्स्ट। The concept of a multiplier was introduced for the first time by Richard F. Khan, right? Khan. It is not Khan, it is Khan. 1931 एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर की तरफ से यूज किया गया था। उसके बाद लेटर 1936 में केन्स ने इसको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बनाया। Sustainable development addresses the need of the present generation, the need for the future generation, the need for the present generation without compromising the needs of the future generation, without compromising the needs of needs of the future generation, without compromising the needs of the present generation. So it is option C, right? कोई मुश्किल नहीं है इसमें। सेंस, ये बहुत बार क्वेश्चन कर चुके हैं। सेंस मेजर्स ऑफ पॉवर्टी इंक्लूड्स पॉवर्टी गैप रेशियो, नहीं पॉवर्टी गैप रेशियो तो है इसके अंदर, हेड काउंट भी होगा, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, नहीं तीनों चीजें होती हैं। इट इज डी, इट इज हेड काउंट, पॉवर्टी गैप रेशियो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग द पुअर्स। ये देख सकते हैं आप एक बार, दिस इज रिपीटेड मेनी टाइम्स, आई हैव रिपीटेड दिस, तकरीबन 4 से 5 बार रिपीट कर चुका हूं मैं। दिस इज कॉल्ड एज सेन शॉकरॉक्स-थोर्न इंडेक्स, एसएसटी, राइट? दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ हेड काउंट। ये मेरे नोट्स का स्क्रीनशॉट है, तो आप चाहें तो वहां से भी देख सकते हैं। दिस इज फ्रॉम द पेड नोट्स,
right? Head count index, poverty gap, Gini coefficient of the poverty gap ratio for the population. तो exactly match कर रहा है. तो this is the poverty as per Sains-Shocrock's theorem. This is P0 P1 P1 plus G hat P. G hat P का मतलब हो गया Gini और ये हो गया poverty gap index, ये हो गया head count index, right? So it is D. Next, अरे क्या हो गया? Mode of production refers to, it is फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन आता है इसके अंदर. इट इज द रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन मेथड नहीं आता. सो इट इज बोथ, इट इज देयर, इट इज डी. ड्यूलिटी ऑफ द प्रोसेस ऑफ द फोर्सेस ऑफ द प्रोडक्शन एंड द रिलेशन ऑफ द प्रोडक्शन, दोनों चीज रहेंगी. सो मोड ऑफ प्रोडक्शन में दोनों चीजें रहेंगी. सो यू कैन जस्ट सी दिस डायग्राम अगेन, विल इंक्लूड दिस फ्रॉम अगेन फ्रॉम द पेड नोट से है ये. सो यहाँ पे देखिए, दिस इज द मोड ऑफ प्रोडक्शन, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, रिलेशन ऑफ द प्रोडक्शन, राइट. इसके आगे हम फिर जाएंगे लेबर, मीन्स ऑफ लेबर, फिर ऑब्जेक्ट ऑफ लेबर, मीन्स ऑफ लेबर, आगे इस तरीके से. सो दिस इज बोथ ऑफ देम. मोड ऑफ प्रोडक्शन में दोनों चीजें होती हैं. ये कार्ल मार्क्स की थ्योरी का है. अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर प्रिज्यूम्स इनफाइनाइट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर. अच्छा, एक चीज और यहां पे, व्हाट इज रिडंडेंसी एंड व्हाट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? एनीवन? ये पढ़ाया हुआ है मैंने. दिस इज वेरी मच देयर इन माई नोट्स अगेन. चलिए इसका आंसर दीजिए. व्हाट इज रिडंडेंसी? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिडंडेंसी एंड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? इफ आई आस्क दिस क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, कोई डिफरेंस है दोनों के बीच में? अच्छा चलो एक थोड़ा सा और हिंट देता हूं. रिडंडेंसी एंड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो था वो पेई, रानेस एंड गुस्तव ने बात किया था इसके ऊपर. थोड़ा सा और सोच के देखिएगा. एमपीएल के साथ रिलेटेड है. अब इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा. इट इज रिलेटेड विद द एमपीएल. एमपीएल एक में बड़ा होगा, एक में कम छोटा होगा, उसके साथ है. ओके चलिए, लेट मी हेल्प यू. जब एमपीएल इज इक्वल टू 0 तो ये है रिडंडेंट लेबर, राइट. और जब एमपीएल इज लेस देन एपीएल तो ये होता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. ये किसने बताया था? ये रानीज एंड पेई ने बताया था. पेई, गुस्तव एंड रानीज ने इसके बारे में बात किया था. और इन्होंने लुइस के मॉडल से डिफरेंशिएट किया था कि जब एमपीएल इज इक्वल टू 0 है, यानी कि आप ये सोच के देखिए कि एमपीएल 0 कब होता है, यानी कि इस जगह पे, राइट. और लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस, एक सेकंड रुको. सो ये वाले पॉइंट पे इट इज रिडंडेंट ऑफ लेबर, और ये वाले फेज में इट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डीयू. सो जब एमपीएल एपीएल से छोटा है वो वाला पोर्शन इज कॉल्ड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, और जब एमपीएल इज इक्वल टू 0 हो गया वो है रिडंडेंट लेबर. तो लुइस ने यहां पे गड़बड़ की थी. लुइस ने क्या किया, उन्होंने एमपीएल इज इक्वल टू 0 को ही उन्होंने डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मान लिया था, तो जिसको इन्होंने डिफरेंशिएट किया. सो दैट इज व्हाट द पॉइंट. थोड़ा सा याद आया तो मैंने बता दिया यहाँ पे. आई होप यू इट इज क्लियर विद एवरीवन. डिसगाइज्ड एमपीएल इज 0, नहीं डिसगाइज यहां पे इसलिए ये क्वेश्चन दिया मैंने. डिसगाइज्ड एमपीएल 0 के बहुत सारे लोगों ने वही लिखा है. रेफर टू द नोट्स मेनोबी एंड अदर पीपल. नहीं 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 नहीं, इट्स नॉट राइट. ओके अनिता, एमपीएल इज इक्वल टू 0. एमपीएल इज इक्वल टू 0 इज रिडंडेंट. आप जो बात कर रहे हैं, आप लोग सारे के सारे जो लोग लिख रहे हैं वो आप लुइस के हिसाब से बात कर रहे हैं. रिडंडेंसी ऑफ लेबर पहली बार बात किया गया था रानीज एंड पेई के द्वारा, और उन्होंने बोला कि एमपीएल इज इक्वल टू 0 तो वो होगा रिडंडेंट लेबर, और अगर एमपीएल इज लेस देन एपीएल तो वो हो जाएगा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, राइट. ऐसे याद करना चाहिए, नहीं तो बीच बीच में भूल जाएंगे. चलिए नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग गेव द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज? तो ये हमारे हैं वैगनर साहब, जिन्होंने बोला कि स्टेप लाइक स्टेप ये स्मूथ फंक्शनिंग चलेगा और इलास्टिसिटी ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विल बी ग्रेटर देन 1.
जिस रफ्तार से इनकम बढ़ेगी उससे ज्यादा लोग डिमांड करेंगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का। स्कूल कॉलेजेस दो तरह के एक्सपेंडिचर्स हैं, वो सब चीजें हैं इसके अंदर, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, नॉट पूछा है, डेवलपमेंट है, तो ये डेवलपमेंट है, एजुकेशन डेवलपमेंट है, इसके आगे तो नाम के आगे डेवलपमेंट लिखा ही हुआ है। डेट सर्विस इज नॉट डेवलपमेंट, डेट सर्विस मतलब उधार लेना। अब उस उधार लेके आप कुछ भी कर रहे हैं वो डिफरेंट चीजें हैं। मान के चलिए उधार लेके मेडिकल या हेल्थ या हॉस्पिटल बनाया, वो ठीक है, लेकिन डेट सर्विसिंग का मतलब हुआ कि जो आपने उधार लिया उसका इंटरेस्ट चुका रहे हैं। सो इंटरेस्ट पेमेंट, बेसिकली इसको सिंपल लाइन लिखना मतलब इंटरेस्ट पेमेंट्स, इंटरेस्ट पेमेंट देना, इट इज नॉट अ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, राइट। ये तो सिर्फ हमें देना पड़ रहा है, इसका कुछ कंट्रीब्यूशन हमें नहीं मिल रहा, इसके बदले में हमें कुछ एडिशनल नहीं मिल रहा, दैट इज व्हाट द पॉइंट। सो इट इज नॉट अ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, इट इज जस्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। Okay, according to Delton, the total social advantage becomes maximum when taxation expenditure are carried to the point where MSS marginal social sacrifice is equal to marginal social benefit. ये बिल्कुल डिमांड की तरह चलेगा और ये बिल्कुल सप्लाई की तरह चलेगा। So this is the point, right? जहां पे MSS and MSB इक्वल हो जाएगा। So that is what the total expenditure social advantage maximum होगा इस पॉइंट में। This is as per Delton, right? Next. Devaluation will improve the balance of payment deficit if the sum of price elasticity of demand of export plus price elasticity of demand for import, the mod value is equal greater than 1, right? So it is greater than 1. So is ये greater than 1 कब होगा? जब दोनों के दोनों ही इलास्टिक हो जाएंगे। तो यानी कि एक्सपोर्ट्स भी इलास्टिक है और ये भी इलास्टिक है। इलास्टिक वर्ड का मतलब क्या हुआ? जैसे ही प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स कम हुए, क्यों कम होंगे? बिकॉज ऑफ डिवैल्यूएशन, बिकॉज ऑफ डिवैल्यूएशन। जैसे ही कम हुए तुरंत से भी जल्दी उसकी क्वांटिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी, यानी कि वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स ज्यादा होने शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही इंपोर्ट्स का दाम बढ़ेगा, राइट, बिकॉज ऑफ डिवैल्यूएशन महंगा हो जाएगा ना इंपोर्ट्स, जैसे ये महंगा हो गया सो तुरंत से भी जल्दी क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट्स घटना शुरू हो जाएगी। तो ये दोनों मिलके इट इज ग्रेटर देन 1, दैट्स व्हाट द पॉइंट। मार्शल कर्व, मार्शल लर्नर कंडीशन, जे कर्व वगैरह वगैरह। ये देखो, जवाहर रोजगार योजना हैज बीन रीनेम्ड एज, ये कल ही मैं करवाया था, तकरीबन 80 पॉलिसीज मैंने पेड बैच में करवाया है। आई थिंक एक बार दो बार बता देना कि कैसा लगे, बिकॉज इट गिव्स मी मोटिवेटेड। इट्स नॉट अबाउट बोस्टिंग माई सेल्फ बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट motivation factor. Few of my team members has also helped me out in getting a list and getting working on this. तो उन लोगों ने भी मेरे लिए बहुत हेल्प किया। एंटायर टीम इज देयर, बट जो भी है जरूर बताना मुझे कि कैसा लगा। वी हैव डन 80 प्लस पॉलिसीज ओनली इन 2 सेशंस, इसके अलावा भी बहुत सारे पॉलिसीज किए हैं हमने। तो जवाहर रोजगार योजना के लिए थोड़ा सा मैं आगे बता देता हूँ कि ये क्या क्या हुआ था इसके साथ। सो दिस वॉज बेसिकली, लेट मी राइट इट, इट वॉज फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, जो कि 1977 में इंडिया में लागू हुआ था। ये बांग्लादेश से हमने कंपोनेंट उठाया था और ये ऐसा एज इट इज हमने उठाया था। इसके बाद ये बन जाता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम ये बन जाता है 1980 में। अब 1980 में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम प्लस रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम ये आया 1983 में। ये दोनों मिलके बनते हैं जवाहर रोजगार योजना, राइट। जवाहर रोजगार योजना ये कब बनता है? 1989 में। जवाहर रोजगार योजना जो कंपोनेंट है ये है एक सेकंड, ये है रूरल में, सॉरी मैंने अर्बन लिख दिया यहाँ पे, दिस इज इन रूरल, राइट। और इसी का सिबलिंग, इसी का भाई, इसी का ट्विन ब्रदर वो लगा नेहरू रोजगार योजना, ये लगा था अर्बन इंडिया में। तो शहर में लगा नेहरू रोजगार योजना, गांव में लगा जवाहर रोजगार योजना, दोनों में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ ज्योग्राफिकली था इसमें। इसके बाद 1989 के बाद 1999 में, इसके बीच में भी एक बार हुआ था तो वही बता देता हूं, 1995 में जवाहर रोजगार योजना बन गया जवाहरलाल नेहरू रोजगार योजना। तो यहां पे इसका दोबारा से नाम चेंज हुआ था एक बार, जवाहरलाल नेहरू
रोजगार योजना, क्योंकि यहां पे देखो, यहां पे है जवाहर रोजगार योजना और यहां पे है नेहरू रोजगार योजना। तो यहां पे जवाहर अलग, नेहरू अलग। उसको 1995 में फिर उसको एक कर दिया, जो बन गया जवाहरलाल नेहरू योजना। और 1999 में अटल जी के टाइम पे इसको कर दिया गया जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। राइट, तो आई थिंक ये भी एक अच्छा सा इम्पैक्ट रहा, जहां पे बहुत सारी चीजें हमने की है। पीजी पीजी थोड़ा ध्यान रखो, सुनो, पेशेंस रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। अब सही है? हाँ जी, पीजीआरजी अब सही है। इसको कहते हैं बिना पेशेंस के अपने आप को सबसे सर्वबुद्धि समझना। मुझे पता है क्वेश्चन, मुझे पता है अप्रैल 2019 में अटल जी ने ये कहा कि जवाहर रोजगार योजना को जवाहर ग्राम समृद्धि योजना बनाना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो सब। राइट, एनीवे, सो ये कहानी सुन लेना। इसके लिए शायद आपको तकरीबन 3 से 4 घंटे लगेंगे इस पूरी हिस्ट्री को पढ़ने के लिए। और सबसे बड़ी बात है, अगर किसी एक किताब में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2000-2001 में एक्सटर्नल डेट, ये बहुत पुराना हो चुका है। अभी एक्सटर्नल डेट अभी का क्या है? अगर आज की बात करें 2021 में, 2021-22 में, तो अभी रिपोर्ट आई थी, ये 4-5 दिन पहले ही आई है ये रिपोर्ट। 2021-22 में एक्सटर्नल जीडीपी, एक्सटर्नल डेट जीडीपी जो था, वो था 19.2% ऑफ जीडीपी। राइट, 19.9 था ये, 19.9। राइट, आई वुड लाइक टू करेक्ट इट, 19.9%। और 2020-21 में, यानी कि लास्ट ईयर का एक्सटर्नल डेट जीडीपी का पोर्शन था 21.2%। सो इसको थोड़ा नोट कर लीजिएगा। एक्सटर्नल डेट यानी कि इंडिया के बाहर का कितना उधार है, बाहर के लोगों से कितना उधार है, हमारे जीडीपी का कंपोनेंट, यानी कि हमारे जीडीपी का 19.9% जो है वो हमारा उधार है, जो कि बाहर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को देना है हमें। 2020 में ये था 21.2, वहां से थोड़ा सा कम हुआ है, वो है 19.9। ये तो उस टाइम की बात है, तो छोड़ दो इसको। राइट, इसके ऊपर अभी रिसेंटली शायद 5-6 दिन पहले ही एक रिपोर्ट आई थी जो मैं पढ़ रहा था। आप चाहे तो आपके लिए मैंने डाल रखा है इसको, जस्ट हैव अ, ये तो इसका आंसर है, छोड़ दो, ये अभी मैंने रिसेंटली बताया, ये है। यस, आई वाज राइट। सो ये आप देख सकते हैं 5 सितंबर, दिस इज द रीसेंसी, तुरंत से भी पहले। राइट, सो एक्सटर्नल डेट मैनेजमेंट 75th आजादी, दिस इज फ्रॉम द फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिलीज्ड 28 एडिशन ऑफ द स्टेटस रिपोर्ट ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट। आप पढ़ सकते हैं इसको, क्लिक करके एक बार देख लीजिएगा। तो यहां पे लिखा हुआ है 19.9% और 21.2%। सो थोड़ा सा लैंग्वेज में प्रॉब्लम होगा, थोड़ा टफ लैंग्वेज होगा इसका, लेकिन जो भी मैंने बताया अगर वो समझ में आए काफी है। सो 20-21 में था 21.2%, और 21-22 में ये हो गया 19.9%। बस इतना याद रखिएगा। राइट, स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ लीजिएगा आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन, डिस्पर्शन का मेजर वेरिएंस नहीं है। बिकॉज अगर यहाँ पे वेरिएंस नहीं है, आप लोग बोलेंगे सर वेरिएंस क्यों नहीं हो सकता, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है, वो वेरिएंस है, स्क्वायर हो गया ना। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन बट नॉट स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर। राइट, स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन बट नॉट द स्क्वायर। स्क्वायर हम इसलिए करते हैं ताकि नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाए, जैसे x माइनस एक्स बार। राइट, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे है x हमारे पास 1 2 3 4, मान के चलिए या 5 यहाँ पे आ गया, और इसका कितना होगा 3 3 6 10 15 3 5, हाँ, तो इसका मीन हो जाएगा 3। राइट, सो यहाँ पे x माइनस एक्स बार कितना होगा 1-3 2-3 3-3 4-3 5-3। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा 0 1 2, अब ये आ गया 0 फाइनल, अगर सम करें तो। इसीलिए इसको स्क्वायर करना पड़ता है। राइट, तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन का भी वही कॉन्सेप्ट है। तो वेरिएंस इज नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन। मीन डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, क्वार्टाइल डेविएशन है, इंटर क्वार्टाइल डेविएशन है, ये रेंज है, सब कुछ है, ये वेरिएंस नहीं है। राइट, एनीवे नेक्स्ट, जीडीपी डिप्लेटर इज एन इंडेक्स ऑफ
पैस्चेस, पैस्चेस का इंडेक्स है, राइट, जितना मुझे पता है, बिकॉज जीडीपी डिफरेटर का मतलब होता है बेस ईयर प्राइस इनटू करंट, हाँ ये है बेस ईयर प्राइस, बेस प्राइस इनटू Q1, यानी कि आज के क्वांटिटी बेस ईयर के प्राइस पे, राइट। तो पैस्चेस का मतलब है, ये मैं थोड़ा सा हमेशा कंफ्यूज रहता हूं, लेकिन आशा करूंगा कि ये कंफ्यूजन ना हो। तो पैस्चेस का मतलब है इट इज P1 Q1 अपॉन P0 Q1। सो ये है, ऊपर जो है दिस इज नॉमिनल जीडीपी, ये है नॉमिनल जीडीपी, और ये नीचे वाला जो है आज के जमाने की क्वांटिटी, आज की क्वांटिटी या आज की आउटपुट पुराने प्राइसेस पे, यानी कि बेस प्राइसेस में, तो ये हो गया रियल जीडीपी, रियल जीडीपी। सो नॉमिनल अपॉन रियल, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इज इक्वल टू जीडीपी डिप्लेटर, और जीडीपी डिप्लेटर इज नथिंग, इट इज द पैस्चेस। अगर आप लास्ट प्रेस में देखेंगे तो लास्ट प्रेस में क्या है यहाँ पे, इट इज द P1 Q0 अपॉन P0 Q0, तो ये वाला आ जाता है। अब ये तो P1 Q1 क्या है, आज के जमाने के प्राइसेस, क्वांटिटी पुराना, राइट, या बेस ईयर प्राइसेस, क्वांटिटी भी बेस ईयर, तो ये नहीं चलेगा, थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लग रहा है कि गड़बड़ हो जाएगी। इट इज द लास्ट पैस्चेज दैट इज राइट, राइट। ओके, नेक्स्ट, देर आर 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। अभी कुछ 7 दिन पहले किसी एक स्टूडेंट ने मुझसे टेलीग्राम में ये पूछा था, एंड आई वाज आंसरिंग इट, बट इसके लिए मेरे को लगता है कि ओके, टेल मी वन थिंग, आप लोग चाहेंगे इसको करना या फिर मैं इसको करूं? बिकॉज अगर मैं अभी करूंगा तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, अदरवाइज व्हाट यू डू, आप इसको चाहे तो इसको प्लीज टेक इट एज अ होमवर्क, राइट, या होम टास्क। नेक्स्ट क्लास में यानी कि मंडे को मैं आपको इसका रेडीमेड सॉल्यूशन दे सकता हूं। आई विल गिव इट, आई हैव इट हियर मेरे पास, मैंने अभी स्टूडेंट को ही दिया था कुछ टाइम पहले, टेलीग्राम में एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था, या फिर आई विल पोस्ट इट ऑन टेलीग्राम पार्ट, राइट, लेकिन आप एक बार ट्राई कीजिए। सो दिस इज व्हाट आई हैड इट, राइट। ये कब था ये क्वेश्चन? हाँ, समवेयर अराउंड 20th अगस्त को किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था ये क्वेश्चन। सो मैंने किया हुआ है, तो 2 पेज का था, अब यहाँ पे इतनी जगह नहीं होगी, आप लोग एक बार कर लीजिएगा इसको। यस, प्लीज टेक इट एज अ होमवर्क, राइट। आई थिंक मेनोबी, आई मैंने गलती से आपको भेज दिया था ना, इज दैट सो? I have mistakenly shared that doc with you, right? डेरिवेशन पार्ट नहीं हुआ, ये किया है, ठीक है, आप लोग एक बार दोबारा कीजिए, नहीं किया तो दोबारा करो, मैं आपको इसका रेडीमेड सॉल्यूशन, आई हैव इट, अगर चाहो तो क्लास के बाद ही दे दूंगा, राइट। आई हैव टू जस्ट, रुको फिर अभी कर देता हूं। हाँ, यू हैव इट, मैंने बोला ना, मैंने ये किया हुआ है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, अगर चाहो तो प्रैक्टिस से पहले दूं आंसर या पहले आप खुद करोगे? ओके, ठीक है, दिमाग खराब होता है इससे, रुको फिर अभी भेज देता हूं, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं टेलीग्राम में आ गया हूं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। पहला स्क्रीनशॉट भेज दिया है टेलीग्राम में, अब चाहे तो एक बार देख सकते हैं। और ये गया दूसरा वाला भी, राइट, मैंने भेज दिया है, आप लोग चाहे तो उसको देख सकते हैं, मैंने भेज दिया है, राइट। तो अगर आपको देखना चाहें आप कर सकते हैं, या अगर कहीं करते करते अटक जाए तो भी देख लीजिएगा, राइट। और हाँ, तुरंत से ही पहले आ गया, राइट, बहुत ही बढ़िया, हाँ। ओके, राइट, आप एक बार देख लीजिएगा इसको, आई हैव ऑलरेडी डन दिस। सो करते करते जिनको खुद करना है पहले खुद कर लो, उसके बाद देख लेना, राइट। पहला पार्ट इज वेरी सिंपल, राइट, जहां पे आप न्यू मीन निकालेंगे कोई बड़ी बात नहीं है,
प्रॉब्लम आएगा आपको एसडी में, बिकॉज देखिए छोटा सा करेक्शन, एक करेक्टेड फॉर्मूला है, वो एक बार देख लेना स्क्रीनशॉट में। एनीवे anyway, इसका आंसर होगा ए। मैंने यहाँ पे थोड़ा जगह रखा है, लेकिन इतनी जगह में होगा नहीं, ये छोड़ दो। ओके, दिस इज अ पैसेज, लेट्स क्विकली रीड इट। एक बार सभी का रीड कर लो, राइट। ज्यादा कुछ नहीं है, अगर आप नहीं चाहते इसको करना तो आप पैसेज छोड़ दो, आप सीधा यहां पे आ जाओ, क्वेश्चन में आ जाओ। चलिए क्वेश्चन का आंसर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स फॉर आर्क इलास्टिसिटी। आर्क इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? इट इज Q2 minus Q1 upon Q2 plus Q1 upon 2 upon P2 minus P1 upon P2 plus P1 upon 2, राइट। सो ये है। सो यहां से अगर हम करें तो Q2 minus Q1 upon Q2 plus Q1 अपॉन P2 माइनस P1 अपॉन P2 प्लस P1, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। और इसको अभी और दोबारा खोलना है तो इट इज Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 प्लस Q1 मल्टीप्लाइड बाय P2 प्लस P1 अपॉन P2 माइनस P1, यानी कि Q2 माइनस Q1 अपॉन P2 माइनस P1 इनटू P2 प्लस P1 अपॉन Q2 प्लस Q1। सो ये सारा का सारा आ गया, लास्ट हमारे पास यही है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब देखते हैं तो दिस इज डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P, P2 प्लस P1 अपॉन Q2 प्लस Q1, राइट। तो दिस इज व्हाट आपको देखना है। सो डेल्टा Q है, डेल्टा P है, सम ऑफ द प्राइसेस एंड द सम ऑफ द क्वांटिटी। सो ये सटीक लगा मुझे यहाँ पे, राइट। सो डेल्टा P डेल्टा Q ये नहीं हो सकता, डेल्टा Q डेल्टा P, राइट। सो दिस इज ऑल्सो नॉट द केस। एक सेकेंड, मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा। जस्ट अ मिनट। नहीं ठीक है, ये दिस इज फाइन। सो डेल्टा Q यही होगा, ए ही होगा। डेल्टा Q ये नहीं है, P2 यहाँ पे P2 प्लस P1, ये भी गलत हो गया, तो ये भी हो गया। तो दिस इज ए ऑप्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन डी गलत है, इट इज ए। सो सम ऑफ प्राइसेस का मतलब हो गया P2 प्लस P1 अपॉन Q2 प्लस Q1, तो इसलिए दिस कैन नॉट बी डी। माइनस साइन यहाँ पे है, यहाँ प्लस साइन है, तो दिस इज इनकरेक्ट, इट इज ए। नेक्स्ट, हाँ यहाँ पे भी मैंने किया हुआ है, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो इफ यू जस्ट वांट यू कैन सी दैट। इसको आगे डिराइव कर सकते हैं आप, जैसे मैंने यहाँ पे किया। तो ये ऊपर ही रहेगा, ये नीचे रहेगा, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो इट विल बी Q2 माइनस Q1 अपॉन P2 माइनस P1, ये चला गया P1 प्लस P2 अपॉन Q1 प्लस Q2, तो ये हो जाएगा डेल्टा Q, ये हो जाएगा डेल्टा P, ये हो जाएगा सम ऑफ प्राइस, ये हो जाएगा सम ऑफ क्वांटिटी। तो ये आंसर सही है, डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। If the elasticity of non-linear demand curve remains constant throughout, the slope will be. So elasticity of a non-linear demand curve remains constant throughout. यानी कि non-linear का मतलब ये curve है. So elasticity of a non-linear demand curve is constant, remains constant. तो ये हो गया elasticity of demand is equal to 1. The slope of the curve will be what? So यहाँ पे slope क्या हो रहा है? It vary from point to point. ये question हम बहुत बार कर चुके हैं कि demand curve मांग वक्र, डिमांड कर्व में इलास्टिसिटी जो है वो सेम रहती है ऑल पॉइंट्स, और इसका जो स्लोप है वो पॉइंट टू पॉइंट चेंज होता है, पॉइंट टू पॉइंट इट विल वेरी, चेंज होगा। लेकिन वहीं पे अगर हम डिमांड लाइन की बात करें, मांग रेखा की बात करें, तो इलास्टिसिटी यहां पे जो है वो चेंज होगा पॉइंट टू पॉइंट, कभी इंफिनिटी, कभी लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, हाँ लेस देन 1, फिर इक्वल टू 0 हो सकता है। तो ये चेंज होता रहेगा, वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। ये क्वेश्चन पीजीटी टीजीटी हर जगह पूछते हैं, और स्लोप जो है इसका सेम रहेगा। सो ये हो जाएगा मांग रेखा, ये हो जाएगी मांग वक्र। सो इट इज वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, दिस विल सी। नेक्स्ट, the change in the price gives a different value of elasticity for a rise and fall in the price we are then using. क्या है क्वेश्चन ये? If a change in price gives us different value of elasticity, it is point method.
हर एक पॉइंट से हम जाके चेक करेंगे तो वहां पे डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इलास्टिसिटी मिलेगा। जैसे कि ये वाला एक लाइन है, राइट, तो यहाँ पे इंफिनिटी, यहाँ पे ग्रेटर देन वन, इक्वल टू जीरो, इक्वल टू वन, लेस देन वन, इक्वल टू जीरो। तो ये जो पॉइंट है ये आपको हर जगह पे अलग अलग मिलेगा। सो दिस इज द पॉइंट मेथड। आर्क मेथड, टोटल आउटले मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड में ये सब नहीं है, राइट, पॉइंट पे नहीं मेंशन कर सकते हम लोग। ओके, क्या है ये क्रोनोलॉजी ऑर्डर? कैंटिलियन, एक सेकंड रुको यार, कैंटिलियन कब थे? जस्ट मिनट। कैंटिलोन ये 1770, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1770, 1730, 1730, 1770 में उनका फ्रांस का काम था। ये आयरिश, इज अ आयरिश इकोनॉमिस्ट, राइट, रिचर्ड कैंटिलियन। तो इट वाज समवेयर, नहीं, आयरिश नहीं है, ये फ्रांस के थे। फ्रांस में इनका काम था, फ्रांस में इन्होंने चेंज, हाँ, इनका काम, एक सेकंड रुको मैं बता देता हूँ। 1730, 1730 में इन्होंने लिखा, उसको 1770 में ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में, राइट, ट्रांसलेट किया गया। तो ये इनका पहला काम था, जनरल थ्योरी ऑफ इक्विलिब्रियम। और एक सेकंड, मुझे नाम करीब करीब याद आ चुका है। इट वाज नेचर ऑफ ट्रेड इन जनरल, आर कैंटिलॉन। इट इज एसे ऑन, हाँ, एसे ऑन नेचर ऑफ ट्रेड इन जनरल। तो ये ट्रेड जनरल थ्योरी इन्होंने दी थी यहाँ पे, तो दैट वाज द जनरल थ्योरी ऑफ इक्विलिब्रियम, आर कैंटिलॉन। क्विज ने ये आए थे, इनका तो सिंपल था, 1775 में इनका काम आया, राइट, ही वाज अ फिजियोक्रेट। लियोन वॉलरस 1874, लियोनटिव 1944, राइट, सही है। तो इट इज 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये होना चाहिए, राइट, तो ये सही है। प्लीज नोट कर लीजिएगा डेट्स। आई एम 99% श्योर। जेरेमी बेंथम, पेरेटो, मार्शल बेंथम। जेरेमी बेंथम वाज द फर्स्ट पर्सन, इसी को हम कहते हैं फादर ऑफ यूटिलिटेरियन, फादर ऑफ यूटिलिटेरियन, राइट, यूटिलिटेरियन, फादर ऑफ यूटिलिटेरियन कहते हैं इसको। 1780 में इनका काम आया था। पैरेटो 1906, मार्शल 1890, हिक्स 1936 के आसपास थे ये, राइट। तो जेरेमी बेंथम सबसे पहले आएंगे, वन, उसके बाद तीसरा, उसके बाद दूसरा, फिर चौथा, राइट, 1321, 1313, ये वाला बी, इट शुड बी करेक्ट, यस। ओके, ऑथर सबसे पहले थे कुन्नॉट 1838, बर्ट्रेंड 1873, सुइजी 1939, 33 या 39 ऐसा कुछ होगा, स्टैगलबर्ग बीच में ही था। तो सबसे पहले कुन्नॉट आ जाएगा, तो कुन्नॉट से ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इट शुड बी दिस, सो इट शुड बी सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर लास्ट में स्टैगलबर्ग आए थे, राइट। ओके, ये मैंने आपको पहले भी क्रोनोलॉजीज का दिया हुआ है, आज लिखा नहीं इसको, राइट। आज मेरा चैट बॉक्स भी बहुत हैवी चल रहा है, लगता है कुछ आ नहीं रहा। yes. डिसेंडिंग ऑर्डर स्टेट वाइज लिटरेसी रेट, ओके। सो ये तो 2001 का सेंसस हो गया, अभी 2011 का हम कर चुके हैं। आई थिंक आई विल बी गिविंग इट टू यू। सो ये है लेटेस्ट डेटा एज पर जुलाई 2017, 2018,
एनएसएसओ का राउंड जो हुआ था 75 राउंड, इसके हिसाब से आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि केरला सबसे नंबर 1 96.2, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, राइट, लीस्ट जो है दैट इज एज पर द गिवन, यहाँ पे 36 स्टेट्स नहीं होंगे, नॉट ऑल स्टेट्स वर सर्वेड। तो जो भी स्टेटस लिया गया था उसमें से यहाँ पे इन्होंने पाया कि आंध्र प्रदेश गिवन डेटा में से 66% जो है इनका लिटरेसी रेट है, बिहार इज 70.9, राजस्थान 69.7 एंड केरला, दिस इज एनएसएसओ राउंड, राइट, एनएसएसओ राउंड जुलाई 2017 एंड जून 2018, इसके हिसाब से प्लीज एक बार मैच कर लीजिएगा, दिस इज द लेटेस्ट डेटा ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ओके, नेक्स्ट इन द, यही है ना नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल, सबसे पहले आए थे हमारे पास मार्शल थ्योरी 19 नहीं मार्शल थ्योरी ना 1890, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस 1906 में पैरेटो ने इंक्लूड किया और वो पहले बंदे बने जिन्होंने इंडिफरेंस कर्व बनाया। फिर रिवील प्रेफरेंस थ्योरी आई 1938-39 में, और रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी 1956, जहां पे हिक्स ने बोला कि रिवील प्रेफरेंस थ्योरी में स्ट्रॉन्ग लगता है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर लगेगा, वेराज ऑर्डिनल में दैट इज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में इट इज वीक। तो ये 1956 में हिक्स ने इसको रीस्टेटमेंट किया था, इसको रिवाइज किया था थ्योरी को अपने, तो वो पॉइंट है इसका। तो ये मैंने बता दिया यहाँ पे, इट शुड बी 4, then it should be 3, then 2, then 1, so it should be 4 3 2 1, ये आ गया, D is option। ओके, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम संपूर्ण, तो यहां शुरुआत करते हैं सबसे पहले 1977 संपूर्ण ग्रामीण रोजगार, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार, ये था संपूर्ण, एक सेकंड रुको, मैं ये माय पीपीटी इज गेटिंग, हाँ ओके, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना रूरल एम्प्लॉयमेंट, ये था 1999 में, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है अगेन, अटल जी ने ये लॉन्च किया था। इसके हिसाब से 18 से लेके 35 साल के जो युवा हैं वो बैंक से लोन ले सकते हैं और 7 साल तक, आफ्टर 7 इयर्स तक उनको रीपेमेंट करना है। तो रीपेमेंट करने की अवधि जो है वो थी 7 साल, और पारिवारिक इनकम जो है सालाना इनकम 24,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी, तो 18 से 35, और 10th पास लोग ही होने चाहिए थे। तो ये युवा लोगों के लिए है कि वो बैंक से चाहे तो लोन ले सकते हैं, 24,000 उनकी पारिवारिक फैमिली की इनकम से कम होना चाहिए, 7 साल के अंदर रिपेमेंट कर सकते हैं, राइट, ये पॉइंट इसका था। मुझे ये वाला याद नहीं आ रहा, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना यूनिवर्सल, ये दूसरा नाम भी था इसका, यूनिवर्सल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, यूनिवर्सल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ये 15 अगस्त 2001, 15 अगस्त 2001 में अनाउंस किया गया था, सितंबर 2001 में लागू किया गया है। सो दिस इज लॉन्च्ड, नहीं अनाउंस्ड, प्रधानमंत्री जी के व्हाट डू से इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में था ये, राइट, और ये लॉन्च किया गया। एनीवे मैंने बहुत गड़बड़ कर दी इसमें, हाँ, तो ये हो गया 1977, ये हो गया 2001 रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम 1980, और ये हो गया 1999। सो अगर आप देखें ध्यान से, आप पेपर कर रहे हैं 2006 का, क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे 1977 का भी, तो इसीलिए यही सोच के, और ऐसे और भी चीजें हैं, ये क्वेश्चन आज नहीं आ रहे, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, राइट। जो जिसको जैसा सही लगे आप करिए, मैंने तो इसको इंक्लूड कर दिया है, सारी चीजें मैंने आपको करके दी हैं, पेड स्टूडेंट्स के नोट्स में ये सारी चीजें हैं ईयर वाइज, राइट। सो अब किसको कितना करना है ये आपकी सोच है, आपको कितना करना है कितना, क्योंकि मैंने तो ये समझ लिया है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सारा कुछ करना है। देखो मेरी माँ भी मुझे 5 रोटियां खा देती है खाने के लिए,
वो कहती है तुम खाओ, माँ का प्यार है, ज्यादा देती है, 5 रोटी देती है, लेकिन ये मेरी मर्जी है। मैं 4 रोटी खाता हूँ, मेरा भाई 6 रोटी खाता है, तो वो जरूरत से ज्यादा खाता है, मैं जरूरत से कम खाता हूँ, कभी कभी 2 रोटी खाता हूँ। लेकिन मैं ये नहीं बोलता कि रोटियां खाना मुश्किल है, ये मेरी मर्जी पे डिपेंड करता है। मेरी माँ 5 रोटी देगी, मैं 2 रोटी खाता हूँ, आपकी मर्जी, आप 5 से ज्यादा जाइए या कम जाइए, वो आपकी व्यक्तिगत डिस्क्रिप्शन है। मेरा काम था आपको सारा कुछ देना, मैंने आपको दिया, राइट। एनीवे, सो दिस इज व्हाट माय पॉइंट ऑफ व्यू विल बी। जे आर हिक्स क्या काम किया था यहाँ पे? 4 मेजर्स ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। कार्ल मार्क्स जो है, उनका काम कहाँ गया यहाँ पे? मोड ऑफ प्रोडक्शन। फ्रांसिस को इसने, इट इज बेसिकली टेब्लुए इकोनॉमी के, डेविड रिकार्डो, डिफरेंशियल रेंट। आई विल गो विद डिफरेंशियल रेंट। लेट्स सी व्हाट शुड बी द आंसर। तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 1। 2 3 4, 2 3 4 1, मेरे हिसाब से आंसर शुड बी बी। लेट्स सी, इट्स बी, राइट। ओके, एडम स्मिथ, इट इज बेसिकली कौन, कहाँ गया एडम स्मिथ? हमारे डिवीजन ऑफ लेबर, राइट। हेक्सर रोलिंग, इट इज फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी। स्टेगलबर्ग, आइसोप्रोफिट कर्व। पेटिंकन, रियल बैलेंस इफेक्ट, या फिर पीगू इफेक्ट, दोनों एक ही बात है यहाँ पे। सो इट इज 3 4 5 1, 3 4 5 1, 3 4 5 1, D should be the answer. Let's see, it's D. Okay, selling cost, सेलिंग कॉस्ट ये चला गया, क्या हो रहा है? हाँ, सेलिंग कॉस्ट विल बी ओलिगोपोली। किंग डिमांड कर्व, नहीं एक सेकेंड, सेलिंग सेलिंग कॉस्ट चैम्बरलिन ना, चैम्बरलिन ने इंट्रोड्यूस किया था। किंग डिमांड कर्व सुइजी, ओलिगोपोली हो सकता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इट इज जे आर हिक्स। एंड परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, तो ये होना चाहिए 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2 मेरा आ रहा है, इनका भी वही आंसर है, सी। नेक्स्ट, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, इट इज केन्स, 1936। सरप्लस वैल्यू, कार्ल मार्क्स। रिवील प्रेफरेंस थ्योरी, इट इज सैमुअलसन। जनरल इक्विलिब्रिया, इट इज वॉलरस। हैंसन नहीं है, ये हार्सन नहीं है, दिस इज हैंसन, बेनेट हैंसन। डिमांड थ्योरी, इन्फ्लेशन दिया था उन्होंने। सो इट इज 2 5 1 3, 2 5 1 3, it is B. Next, inverted U shape, Simon Kuznets. Knife edge problem, Harridumer, ये रहा Harridumer. Golden age, Robinson. Strong ordering, it is strong ordering, ये जाएगा Samuelson, right? तो the right answer will be 4 3 4 3 1 5, 4 3 1 5, 4 3 1 5. C should be the answer. Let's see, let's see. Public goods, innovation, पब्लिक गुड्स कहाँ जाएगा? मसग्रेव, राइट? नहीं, एक सेकेंड, दिस वेट, शुम्पीटर है ना यहाँ पे, ओके ठीक है। मसग्रेव, इनोवेशन, शुम्पीटर। वैसे पब्लिक गुड्स में सैमुअलसन का काम है। अनसर्टेनिटी थ्योरी, इट इज नाइट। इनपुट आउटपुट, ये पब्लिक गुड्स किसने दिया था? मेरे ख्याल से सैमुअलसन थे। एनीवे, सो लेट्स सी दिस, इट इज 5 1 4 2, 5 1 4 2, 5 1 4 2, it is B. Next, आगे करूं कि नहीं करूं? आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग कि मत करो सर, मत करो। मसग्रेव राइट है, एक बार थोड़ा चेक कीजिएगा, थोड़ा चेक कीजिएगा। मुझे थोड़ा सा हंच फील आया, मैंने कहीं पढ़ा हुआ था इसलिए मुझे याद आया। एक बार देखना जरूर, एक बार थोड़ा सा चेक करना पब्लिक गुड का सैमुअलसन के साथ क्या लिंक है। मैंने कहीं पढ़ा था, आई माइट बी रॉन्ग, बट एक बार आप क्रॉस चेक करके देख लीजिएगा। मैं भी चेक कर लूंगा, मुझे भी बहुत दिनों के बाद ये होता ना, कभी कभी एक थ्रेड याद आ जाता है,
कोई धागा कहीं छूट गया तो वो याद आता, तो शायद मुझे याद आया, अभी अभी आया, हो सकता है गलत हो सकता है, आई डोंट नो। तो ये क्या है? हाँ, अरे दिस इज अगेन, दिस इज इंक्लूडेड इन द पेड नोट्स नाउ, राइट? इट इज, हाँ जी। देखो, अगर आई आई अंडरस्टैंड दैट कि मैं नाम नहीं ले रहा यहाँ पे, लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि सर ये तो एक से करने से ही हो जाएगा, एक को मैच कर दो, बाकी आइडिया क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, राइट? मुझे पता है कि एक को सॉल्व कर लेंगे, बाकी सारे सारे अपने आप फॉल कर जाएंगे, राइट? आइडिया इज नॉट दैट, आइडिया इज कि गलत जवाब गलत क्यों है, किसको किसके साथ मैच करना है, राइट? तो आई होप थोड़ा सा ये क्लियर हो जाना चाहिए। एनीवे, so Paul Romer, it is basically with the human capital. Lucas is basically with the innovation. Kenneth Arrow, it is learning by doing, right? Kenneth Arrow, it will be nahi. Kenneth Arrow is research and development. Solo and Solo का जाए था learning, living by doing. हाँ, living by doing. So Solo is with this. Okay, it is 3. अब दिमाग चल नहीं रहा अब. It is 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, should be 3, 4, 2, 1, ये होना चाहिए. B, it's B. Okay, foreign trade policy, industrial policy, फिजिकल पॉलिसी. ठीक है, फिजिकल पॉलिसी में बैलेंस बजट हो गया, एग्रीकल्चर पॉलिसी के साथ हो गया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के साथ हो गया. इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या क्या जा सकता है यहाँ पे? फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, एग्जिम पॉलिसी विद दिस. तो ये तो फॉरेन ट्रेड के साथ एग्जिम आ सकता है. एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. आई थिंक इफ इट हैज टू बी डन. मैं ऑप्शंस नहीं देख रहा हूँ यहाँ पे कि क्या ऑप्शंस है, मैं थोड़ा दिमाग लगा रहा हूँ कि यहाँ पे अगर पेपर में ये आ जाए और इस साल के फैशन की तरह आ जाए, जहां पे सब कुछ जगलप करके आ जाए, जहां पे जब तक 3 ऑप्शन आपको समझ नहीं आते तब तक आप नहीं कर पाएंगे. आजकल के रीसेंट पेपर अगर आप देखा तो उसमें, क्यों ये पेपर अलग था, क्योंकि इसके बाद आप समझने की कोशिश करना, इसके बाद पेपर 3 था, इसके बाद पेपर 3 था, ये तो एक पेपर 2 है. पेपर 3 में आपके पास सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते थे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते थे, पेपर के अंदर ही क्वेश्चंस करने पड़ते थे, तो इसलिए उसका लेवल अलग है. तो ये थोड़ा सा वो कहते थे कि ठीक है थोड़ा सा नमकीन बिस्कुट खा लो, पेपर 2 जो है नमकीन बिस्कुट वाला है. पेपर 3 है जहां पे वो लोहा तोड़ना पड़ता था, पत्थर तोड़ना पड़ता था. एनीवे, जस्ट लिटरली सेंटेंस. एनीवे, मैं ट्राई करता हूँ इसको. फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है वो मेरे ख्याल से दिस शुड बी गोइंग विथ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी के साथ एग्जिम पॉलिसी जा सकती है, बिकॉज इंडस्ट्री में ये है. तो लेट्स सी मेरा सही होता है कि गलत होता है. तो इट शुड बी 4, राइट? 4 का अब यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है. देखो, मैं यहाँ पे गड़बड़ हो गया, मेरा गलत है ये. सो आई फेल्ड इन व्हाट आई वाज टेस्टिंग फॉर माई सेल्फ, राइट? तो हालांकि यहाँ पे 4 का ऑप्शन ही नहीं है, तो ऑब्वियसली ये इसके साथ ही जाएगा, और इंडस्ट्रियल पॉलिसी जाएगा 4 के साथ. एग्रीकल्चर ये, नाउ इट इज वेरी इजी, बट मेरी कोशिश ये थी कि मैं क्यों इसके साथ ये जोड़ रहा था. एनीवे, दैट वाज आई वाज ट्राइंग टू डू. इट विल बी बी हियर, एंड ऑब्वियसली इसका बी आंसर ही होगा. मुश्किल पार्ट हमने किया है इसको ऐसे करके. कुड नॉट मॉडल ऑफ डुओपोली, it is could not do a model of duopoly. Okay, suboptimum solution, unlimited application, hypothetical compensation, limit pricing. तो बेन का चला गया लिमिट प्राइसिंग, न्यू वेलफेयर, पैरेटो ऑप्टिमैलिटी, इट इज limited application, right? Could not model of duopoly, suboptimum solution, and new welfare school, it is hypothetical compensation. Guys, please take a screenshot of this question. बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये. Have you seen this question? How many of you have seen this question? मजा आया इस क्वेश्चन को देखने से? सर कहां से क्या जोड़ा, कुछ समझ नहीं आया, ऐसा कुछ लगा? प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. आज मेरा यहाँ पे चैट भी मुझे कुछ दिख नहीं रहा यहाँ पे. आई कैन नॉट सी एनी चैट कमिंग और गोइंग.
इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मजा आया इस क्वेश्चन को देख के कि नहीं आया? देखो, समझ लो कि मैंने ये कैसे किया, हाउ आई हैव क्रैक्ड दिस क्वेश्चन। पैरेटो ऑप्टिमैलिटी लिमिटेड एप्लीकेशन, बिकॉज 3 ऑप्शंस आपके पास उसमें आ रहे हैं, जितना मुझे लगता है कि इसका आंसर ये होना चाहिए। बेन का लिमिट प्राइस हो गया। न्यू वेलफेयर स्कूल में आते हैं कैल्डर हिक्स, जहां पे हाइपोथेटिकल कंपनसेशन होता है, वो उसको ओरिजिनली पैसे नहीं देता कि भाई तुम ये पैसे लो और मजे करो, राइट? हाइपोथेटिकल कंपनसेशन है। कुड नॉट मॉडल ऑफ ड्यूओपली सब ऑप्टिमल सॉल्यूशन, बिकॉज यहाँ पे नैश इक्विलिब्रिया होता है, इसीलिए कुड नॉट में वो सब ऑप्टिमम है। तो राइट, तो मेरे हिसाब से तो ये आंसर मैंने इस तरह मैच कर लिया। पेरेटो ऑप्टिमैलिटी लिमिटेड हो गया, ये ऐसा हो गया। तो लेट्स सी व्हाट शुड बी द आंसर। इट इज 4 3 1 and 2, 4 3 1 2, it should be B as per me. Let's see, it is B. Good question, please take a screenshot of this. Okay, let's, I have 2 more questions and then I will wind up. Price elasticity of downward sloping demand curve varies from point to point. Yes, definitely it is correct, because this is infinity, greater than 1, equal to 1, less than 1, 0. Elasticity does not depend upon the slope of demand curve. Now I think this is incorrect. Elasticity does depend upon the slope of demand curve, because elasticity जो है वो slope का उल्टा है. So अगर आप देखें यहाँ पे डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q, so कहीं ना कहीं ये slope of demand curve है, right? तो ये इस पे डिपेंड तो जरूर करता है। तो मुझे नहीं पता why its answer is B, और लोग क्यों कहते हैं कि A and R are true and R is not a correct explanation. I think this is incorrect, because elasticity depend upon the slope of demand curve, right? थोड़ा सा इसके ऊपर सर्च कीजिएगा, और अगर आपको कुछ तथ्य मिले तो बताना मुझे। बट मेरा पॉइंट ये है, वेरी सिंपल पॉइंट मैंने बता दिया। इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इनटू पी अपॉन क्यू, राइट? तो स्लोप जो है, इलास्टिसिटी तो स्लोप के साथ है, स्लोप जो है एक लाइन का वो कांस्टेंट रहता है, राइट? अगर क्वेश्चन को देखो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे डिमांड कर्व की जगह पे अगर इसको आप लाइन लेते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। सो ये है आपका लाइन, जहां पे अलग अलग पॉइंट पे आपके पास इलास्टिसिटी की डिफरेंट वैल्यूज हैं, लेकिन स्लोप यहां पे सेम है। अगर इस तरीके से हम चलते हैं यहां पे, तो स्लोप ऑफ दिस लाइन, ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट, राइट? इज कांस्टेंट, बिकॉज स्ट्रेट लाइन का स्लोप चेंज नहीं हो रहा। सो दिस इज फाइन। तो इसलिए जब वो कांस्टेंट है, इलास्टिसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द स्लोप, राइट? प्लीज डोंट टेक इट एज अ जेनेरिक स्टेटमेंट कि इलास्टिसिटी स्लोप पे डिपेंड नहीं करता है। ये सिर्फ तभी नहीं करता है जब डिमांड लाइन होता है, बिकॉज इसमें पूरा का पूरा, देखो समझने की कोशिश करना, यहां पे दिस इज अ डिमांड लाइन, डिमांड लाइन का स्लोप जो है वो सेम है, बट फिर भी इलास्टिसिटी चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? बिकॉज पी एंड क्यू पे डिपेंड करता है। सो इलास्टिसिटी हेयर इज अ फंक्शन ऑफ पी एंड क्यू, राइट? अगर कर्व होता है तो वहां पे पी एंड क्यू भी चेंज होगा और स्लोप भी चेंज होगा, बट यहां पे डिमांड लाइन है, यानी कि यहां पे स्लोप इज सेम, बट डिफरेंट प्राइसेस एंड क्वांटिटी की वजह से इलास्टिसिटी चेंज हो रहा है। सो इन दिस केस दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू, एंड this is not a correct explanation of this, right? It is not a correct explanation, because elasticity depends on, elasticity change क्यों हो रही है? Because of P and Q. ये समझ में आ गया सभी को? Is this point clear to all of you? Yes, definitely. बिल्कुल सही कहा आपने, इलास्टिसिटी एंड स्लोप जो है इनवर्सली रिलेटेड है, बिल्कुल सही, आई विल एग्री विद दैट। लेकिन ये पॉइंट पे थोड़ा सा दोबारा समझने की कोशिश करना। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ ए डिमांड, जो मांग की लोच है, ये एक मांग रेखा की तरफ हम बात कर रहे हैं, जहां पे ये अलग अलग वैल्यूज देगा। दिस इज दिस, दिस इज दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज लेस देन दिस इज जीरो, राइट? ये वाला जीरो है। सोच वही है कि ये इलास्टिसिटी डिफरेंट है, ये पॉइंट पहली बार में आ रहा है। इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो है, ढाल जो है वो कांस्टेंट है, राइट? इसका स्लोप जो है वो कांस्टेंट है, स्लोप इज कांस्टेंट। नाउ इलास्टिसिटी का मतलब क्या हुआ? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। अब ये वाला पार्ट जो है वो तो कांस्टेंट है, इसलिए इलास्टिसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन स्लोप। प्लीज डोंट टेक इट जनरली बात करोगे तो गलत हो जाएगा ये चीज। तो यहां पे इलास्टिसिटी इसलिए चेंज हो रही है बिकॉज पी एंड क्यू चेंज हो रहा है।
तो इसलिए ये भी ठीक, लेकिन ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है, बिकॉज इलास्टिसिटी चेंज बिकॉज ऑफ द प्राइस एंड द क्वांटिटी। फाइन गाइज, आई विल टेक अ ब्रेक हियर। सो 44 से अगले क्लास में करेंगे, आप चाहे तो उसका देख सकते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आई वुड लाइक टू डू इट बट नॉट नाउ, इट इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल, राइट? इट्स ऑलरेडी लाइक वन एंड हाफ आवर, राइट? सो विल डू दिस क्वेश्चन, आई विल टेक 44 एंड 45। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप प्लीज ट्राई कीजिएगा इसको, एक बार पढ़ सकते हैं। यहाँ पे फिक्स एक्शन रेट है, एस इज इक्वल टू आई डी वगैरह वगैरह। एमपीएस है, एमपीएस का मतलब है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट इज इक्वल टू 0.5। तो यहाँ पे मल्टीप्लायर दे रखा है, आपको निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। प्लीज इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे अगले क्लास में, राइट? बट आप चाहें तो इसका, इन क्वेश्चंस का एक बार प्लीज टेक इट फॉर होमवर्क। मंडे को मिलेंगे अब 9 o'clock. This is 46 question. I'm giving you some questions here. 47 question, when IS is not vertical, monetary policy cannot change the level. According to Calder, steady state equilibrium would not exist. In a linear programming, one of the other corner point would always be associated with the optimum solution. And ये वाला question. Cobb-Douglas production function admits both Hicks and Harrod neutrality. It is homogeneous of degree 1. तो इन क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा, राइट? मैं आके अगले क्लास में और प्रकाश डालूंगा। तो आप 44 से लेके 50 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, सॉरी फॉर दिस, लेकिन 6 क्वेश्चन दिए हैं आज, एचडीआई भी करना पड़ा और साथ साथ ये 44 क्वेश्चंस किए हैं, तो थोड़ा सा टाइम लग गया। तो प्लीज इसको क्वेश्चन करिए एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। डू कमेंटेड, प्लीज डू कमेंटेड, मुझे बताने की कौन से क्वेश्चन है, ताकि आप भी, मैं आपके साथ मैच कर सकूं। अगर आप कमेंट ही नहीं करेंगे, फिर अगली बार से क्वेश्चन ही नहीं दूंगा, ठीक है? Thank you guys, thank you so much for being a part of this. I will not take much of your time. I think it's already, I've taken a lot of time today, right? We'll meet in the next class on Monday. Like, share, subscribe करना बिल्कुल मत भूलना, right? Because इस तरह की चीजें और इस तरह की recent data, recent updates सिर्फ यहीं पे मिलेंगे, right? Do like, share and subscribe. गुड नाइट, एंड आई होप कि जब हम नेक्स्ट टाइम मिले तो आपके पास आपका एडमिट कार्ड हो, राइट? तब तक जितना हो सकता है मेहनत करो, गिनती के दिन और बाकी हैं, 20 से लेके 30 के बीच में पेपर होंगे, ये पता है, और ज्यादा सोचो मत, सब कुछ दूर कर दो, बाकी पढ़ने में लग जाओ। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, गुड नाइट एंड स्टे अपडेटेड, बाय बाय।